And what are you saying? Yes, there is a question on assertion and reasoning. Assertion and reasoning पे क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं. और जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे, ओके कोऑर्डिनेट्स बोला है. यस, तो कोऑर्डिनेट्स बोला है मतलब हमें समझ गया कौन सा टॉपिक है. यस, द टॉपिक इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, और असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन क्या होते हैं, इन्हें कैसे टैकल करना है, ये मैंने ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में पहले ही समझाया है, जहां पे मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात किया है. तो अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको यह समझ में आएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे क्या आते हैं और उसे टैकल कैसे करना. अब चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. नाउ जब भी असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, व्हेनेवर इट इज गिवन, रिमेंबर वी नो दैट ऑप्शंस ये 4 ही रहेंगे और इनका ऑर्डर भी सेम ही होगा, ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं होगा. सो दैट मींस हमें ऑप्शंस के बारे में सोचना नहीं है, पहले हमें सिर्फ ये याद रखना है अप्रोच क्या है. अप्रोच बहुत सिंपल है, जो मैंने पहले भी बोला है, अभी फिर से दोहरा रहा हूं. याद रखना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले आपको असर्शन देखना है, चेक वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स मैथमेटिकली, देन चेक द रीजन वेदर दैट इज ट्रू मैथमेटिकली और फॉल्स, एंड देन वी विल डिसाइड विच ऑप्शन टू सेलेक्ट. ओके, तो चलिए वो अप्रोच फॉलो करते हैं एंड लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन. अभी असर्शन के स्टेटमेंट में क्या बोला है, चेक कीजिए. इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB and AC of triangle ABC are D and E respectively, that means they are saying that yes there is a triangle, एक ट्राइंगल है. चलिए हम छोटा सा एक ट्राइंगल बना लेते हैं सो दैट ये रेफरेंस रहे हमें समझने के लिए, और उस ट्राइंगल का नाम उन्होंने दिया है ABC. और यहां पे बहुत क्लियरली दिया है दैट D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, एंड ये दिया है दैट E जो है वो AC का मिड पॉइंट है. सो इन दैट केस वी गेट अ सेगमेंट बाय जॉइनिंग दिस मिड पॉइंट्स, इजंट इट? दैट इज D. और ये इंफॉर्मेशन देने के बाद यहां पे D का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है. D का कोऑर्डिनेट क्या है? D का कोऑर्डिनेट है 3,5 और E का कोऑर्डिनेट है -3,3. वेरी गुड. बेस्ड ऑन दिस दे आर सेइंग दैट अगर ये इंफॉर्मेशन यूज करें देन दे आर सेइंग दैट देन BC विल बी 20 यूनिट्स, मतलब BC का लेंथ हमें 20 यूनिट्स मिलेगा. तो हमें ये चेक करना है क्या ये सही है या गलत है. तो आप BC फाइंड करोगे. बट सुनिए, आप जब भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, हमें स्टेप्स नहीं लिखना है, बिकॉज हमें प्रेजेंटेशन करके फाइनल आंसर BC इक्वल टू 20 यूनिट्स लाना नहीं है, प्रूफ नहीं कर रहे हैं. याद रखिए, हमें सिर्फ ये ट्रू है या फॉल्स है वो चेक करना है. मतलब कहीं पे भी हमें प्रेजेंटेशन कुछ लिखना नहीं है, और जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे दैट इज अ पार्ट ऑफ द रफ वर्क. तो आप रफ में करोगे, राइट? तो पूरा स्टेप्स नहीं लिखना है. सो याद है, तो यहां पे मैं एक्सप्लेन करते समय आपको स्टेप्स सिखा रहा हूं आपको समझने के लिए, बट एग्जाम में आपको सिर्फ मैक्सिमम चीजें रफ में करनी है और जितना हो सकता है मेंटली करना है, राइट? जितना कम लिखे और रफ में लिखे उतना जल्दी होगा और उतना फास्ट होगा और उतना अच्छे से होगा. ओके, तो कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप रखना है, दैट्स इट. तो आप बोलोगे ओके बट BC का लेंथ 20 कैसे मिलेगा? नाउ आप देखिए इस ट्राइंगल में देयर आर मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स. ओके, इन अ ट्राइंगल व्हेन वी हैव द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, व्हिच थ्योरम कैन वी अप्लाई? सोचिए, व्हिच थ्योरम? यस, यू आर वेरी करेक्ट, इट इज नथिंग बट मिड पॉइंट थ्योरम, जो हमने ग्रेड 9 में पढ़ा हुआ है. एंड मिड पॉइंट थ्योरम क्या स्टेट करता है? मिड पॉइंट थ्योरम ये स्टेट करता है, राइट, द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स here, that is D and E को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है that is DE, it will be parallel to BC and DE will be half of BC. अभी हम यहां तो लेंथ की बात कर रहे हैं तो हमें पैरेलल की जरूरत नहीं है. That means D is half of BC, ये यूज करेंगे. So D BC का हाफ होगा. उन्होंने जो दिया है उन्होंने बोला BC 20 आएगा. Now listen to the approach. BC 20 आएगा उन्होंने बोला है, तो अगर वो 20 है तो मतलब इसका मतलब D उसका हाफ होगा. दैट मींस D 10 होना चाहिए. अगर 10 आया तो हम बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर 10 नहीं आया मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है. सो दैट्स द वे यू स्टार्ट थिंकिंग. ओके, BC फाइंड करते मत, बस सिर्फ चेक करते ये सही है या नहीं, दैट्स इट. ओके, अभी D का वैल्यू 10 आया तो वो ट्रू होगा, राइट है? तो दैट मींस हमें D का लेंथ फाइंड करना है, DE का लेंथ फाइंड करना है. D का कोऑर्डिनेट है, E का कोऑर्डिनेट है, और D का लेंथ फाइंड करना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन D एंड E. दैट मींस वी नो, यस, वी आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला.
और हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है. व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी नो दैट DE विल बी नथिंग बट इट विल बी अंडर रूट ऑफ, what is that, under root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. और ये हमें तो बहुत बहुत अच्छे से पता है बिकॉज पूरे चैप्टर में हम डिस्टेंस फॉर्मूला काफी बार यूज करते हैं. ओके, अभी जब मैं से बोलता हूं x2 minus x1 the whole square, that means I am saying it is the square of the difference of the x coordinate plus y2 minus y1 the whole square means it is the square of the difference of the y coordinate. अभी आपके पास D और E के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हो एंड अकॉर्डिंग यू कैन सॉल्व. दैट मींस डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट. अभी डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट लेता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, आई विल टेक डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ D एंड E. दैट मींस आई विल टेक इट एज 3 माइनस ऑफ -3. ओके, डी का जो कोऑर्डिनेट है वो मैं ले रहा हूं x2 y2 और ई का जो कोऑर्डिनेट्स है उनको मैं ले रहा हूं x1 y1. आप कहीं पे भी स्वैप कर सकते हो, डजंट मैटर. आप डी के कोऑर्डिनेट्स को मैंने x2 y2 लिया है, ई के कोऑर्डिनेट को मैंने x1 y1 लिया, आप उसको स्वैप करके डी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 एंड ई के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेके भी कर सकते हो. ओके, नाउ so when you solve this, what do you get here? You will say it's so simple, under root of, let's substitute the value. So I would say here, right, 3 minus of -3 the whole square. So 3 minus of -3 the whole square मतलब it will be 3 plus 3 the whole square. हमें स्टेप्स नहीं लिखने हैं, हमें सिर्फ जल्दी जल्दी करना है, बट करेक्ट करना है, याद रखना. ओके, बिकॉज वो स्टेप्स के लिए कोई मार्क्स नहीं दे रहा है आपको. ओके, प्लस y2 minus y1, that means 5 minus of -3, that is nothing but 5 plus 3 hoga. So it is 5 plus 3 the whole square. And what do you get? Just check the answer. What do we get here? 3 plus 3 is nothing but 6. So we get it as 6 square plus 5 plus 3 is 8, that is 8 square. So what do you get there? You get it as under root of 6 square. We know is nothing but 36. So 36 plus 64, that is equal to square root of 100. And what is that equal to? We get it as 10 units. Right? That means we are getting the length of D to be 10 units. क्या ये सही है? Because अगर D 10 है तो BC जो है वो 20 होगा by midpoint theorem. Isn't that clear? That means we are saying yes, this statement is true. Now let me tell you one more thing, very very important चीज जो आपको समझना है. ये क्वेश्चन जब भी आ रहा है, आप इसको जब भी चेक कर रहे हो ट्रू या फॉल्स, आपको इतने स्टेप्स, ये फिगर भी जस्ट एक ड्रॉ करना है रेफरेंस के लिए. ओके, आपको समझ गया, डिफाइन करना है, कीजिए. फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर नॉट डूइंग द प्रेजेंटेशन. रिमेंबर दैट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वी हैव टू जस्ट चेक whether we are getting the value of DE as 10 units. बिकॉज अगर ये 10 हुआ तो ही BC 20 होगा. तो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं क्या वो BC 20 यूनिट सही है या नहीं है, तो हमें पता चलेगा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. अभी हमें पता चल गया. तो ये स्टेप्स जो है आप लिख रहे हो ये रफ में करना है, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डोंट वेस्ट योर टाइम राइटिंग द स्टेप्स बिकॉज यू आर नॉट गिवन मार्क्स फॉर दैट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज यू विल से यस, हमें पता चल गया ये जो स्टेटमेंट ऑफ असर्शन है ट्रू है. नाउ लेट्स टेक द स्टेटमेंट ऑफ रीजन. ओके, रीजन में स्टेटमेंट क्या दिया है? द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट. नाउ व्हेन यू लुक एट दिस स्टेटमेंट, ये क्या है कि एक ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट है, तो उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड. दैट मींस यू नो दिस इज नथिंग बट मिड पॉइंट थ्योरम. ये मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है. तो मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है. तो आप बोलोगे अरे वाह, यहां पे जो रीजन है ये सही है. दैट मींस फाइनली हमने सीखा क्या इस स्टेटमेंट में, इस सम में हमें यह समझ गया कि असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, करेक्ट है. तो दोनों भी ट्रू है. दैट मींस हमें पता है कि अगर दोनों भी ट्रू है, दैट मींस हमारा करेक्ट ऑप्शन will be from A or B. It is not going to be C and D, right? Yes, it is going to be one from A or B. Okay, इसके लिए करना क्या? अभी कौन सा आएगा, A आएगा या B आएगा? इसमें क्या करते हैं? Now we know assertion is true. Reason में जब हमने देखा, reason में हमने पढ़ा it is nothing but midpoint theorem, isn't it? It is midpoint theorem. अभी assertion में हमने D फाइंड किया था, उसके बाद BC का लेंथ हमें मिला by using what? Midpoint theorem.
दैट मीन्स हमें पता है वो असर्शन आया बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थियरम, और रीजन में मिड पॉइंट थियरम ही दिया है. दैट मीन्स दिस रीजन इज द एग्जैक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. यस और नो? दैट मीन्स वी आर सेइंग दैट assertion is true and reason is true, and that reason is the exact explanation, correct explanation of A. Isn't that correct? Yes, that means our correct option is A. तो आप लिखोगे यहां पे आंसर में correct option A. इतना ही करना है. Now wasn't that easy? Very very simple. और आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वहां पे दिया ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, दैट मींस द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट. ओके, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अभी देखते हैं असर्शन और रीजनिंग को कैसे सॉल्व कर दें. आप सबको पता ही होगा, आपने ऑलरेडी वो जो वीडियो मैंने किया था जहां पे मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसे कैसे टैकल करना है, वो सब सिखाया है. तो आपने अगर नहीं देखा उसे जरूर देखिए, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, फिर ये टाइप के क्वेश्चंस और अच्छे से आप सॉल्व कर पाओ. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. जब भी असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, हमें एक चीज पता है, सबको पता है, दैट द फोर ऑप्शंस आर दिस एंड दिस फोर ऑप्शंस विल नेवर चेंज फॉर एनी क्वेश्चन. और इन चारों ऑप्शंस का ऑर्डर भी वही होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा. दैट मीन्स हमें कभी भी ऑप्शंस के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है अभी स्टार्ट में. सो दैट मीन व्हाट आर वी सपोज टू डू? हमें करना क्या है? हमारा अप्रोच बहुत क्लियर है. याद रखना, हमें पहला assertion का स्टेटमेंट देखना है, चेक करना है क्या ये सही है या गलत है. दैट मीन्स वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स मैथमेटिकली. देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ रीजन. विल चेक दैट वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स मैथमेटिकली. अगर दोनों ट्रू है तो हमारा ऑप्शन एक होगा फ्रॉम ए और बी. अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है, दैट मीन्स आवर ऑप्शन विल बी फ्रॉम सी और डी. यस, that means approach clear. So let's follow that approach and let's see the statement of assertion. assertion का statement देखते हैं. अभी assertion का statement पहले पढ़ते हैं. क्या दिया है? Very carefully you have to read it. It says the ordinate of point A. अभी आपको पता है ordinate किसको बोलते हैं. Yes, you are very clear. Ordinate is nothing but it is y coordinate. Remember that. So remember, what do we mean by ordinate? Ordinate is nothing but the y coordinate. So the y coordinate of point A. A का y coordinate हमें दिया है is 5. और क्या दिया है? A on the y axis. So याद रखना, we know any point which lie on the y axis. ये हमने 9th grade से ही पढ़ा था. 9th ग्रेड में जब भी हमने बेस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो टॉपिक पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा हुआ है दैट एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0. राइट? दैट मींस ए का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलता है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और उसका वाई कोऑर्डिनेट है 5. दैट मींस ए का कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गया, ये पढ़ते. ओके, आगे देखिए. एंड बी हैज द कोऑर्डिनेट्स एज -3, 1. ओके, दैट मींस हमें बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वेरी क्लियरली दैट इट इज -3, 1. सो इतना इंफॉर्मेशन हमें दिया. बोला ये बेसिस पे वो बोलते हैं देन द लेंथ ऑफ ए बी. ओके, लेंथ ऑफ ए बी इज 5 यूनिट्स. दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5 यूनिट्स. ओके, हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये सही है. दैट मींस हमें ए बी का लेंथ फाइंड करना है. इन अदर वर्ड्स, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. यू विल से इट्स सो इजी, isn't it? This is nothing but by distance formula. हम distance formula अप्लाई करेंगे. ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें फॉर्मूला तो पता है. अब याद रखिए, हमें फॉर्मूला लिख के वो सब प्रेजेंटेशन नहीं करना है, बिकॉज हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. सो एग्जामिनेशन में जब भी आप इसको अटेम्प्ट करते हो, आपको रफ में सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली सॉल्व करके देखना है शॉर्टर स्टेप्स में. और अगर आप मेंटली कर पा रहे तो मेंटली कीजिए. Right? But here I am only for your understanding I'm showing it. That doesn't mean that you're supposed to write it in the examination. Remember that. Because यहाँ पे हमें presentation के लिए marks नहीं मिल रहे, steps के लिए marks नहीं मिल रहे, हमें सिर्फ check करना है सही है गलत. Okay, so we know the formula. So by that formula we know that AB is going to be under root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. अभी हमें पता है, हमने इतने सम सॉल्व किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, आपने किया है तो हमें पता है हम a का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 ले सकते हैं, या तो a का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड b का कोऑर्डिनेट x1 y1 ले सकते हैं.
इट इज जस्ट डिफरेंस ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट। अभी डिफरेंस ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट है तो चलिए मैं ए को लेता हूं x2 y2 एंड बी को लेता हूं x1 y1। दैट मींस अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो व्हाट डू आई गेट, x2 माइनस x1 दैट मींस 0 माइनस ऑफ -3। अभी वो सब स्टेप लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। सो 0 माइनस ऑफ -3 विल बिकम +3 दैट मींस इट इज 0 + 3 the whole square plus 5 minus 1 the whole square। Beautiful, isn't it? ये स्टेप भी अगर ऐसे नहीं लिखा तो चलेगा, आपको जल्दी जल्दी में बराबर से लिखना क्या है। अगर बिकॉज 0 + 3 नहीं लिखोगे आप डायरेक्टली 3 स्क्वायर लिखो, बस है। ओके तो आपको समझा रहा हूं, आपको समझना कैसे है। ये जो स्टेप सब दिखा रहा हूं वो लिखने की जरूरत नहीं है। Okay, 0 + 3 the whole square. That means you are saying it is 3 square plus 5 minus 1 is 4 square. Beautiful. So what do we get? It is under root of 9 plus 16. And what is 9 plus 16? It is 25. So it is root of 25. And what is that equal to? 5. We get AB as 5 units. क्या वो सही है? Yes, we got this. That means you are saying, sir, this statement is true. Now wasn't that easy? वेरी सिंपल। तो अभी ये सारे स्टेप्स में जो लिखे हैं, इतना सब स्टेप्स भी लिखना नहीं है। आप ओरली अगर कर पा रहे हो तो ओरली कीजिए, बिकॉज और कुछ अगर शॉर्ट में स्टेप्स लिखने हैं वो आप रफ में कीजिए, बिकॉज हमें प्रेजेंटेशन के लिए मार्क्स नहीं है, याद। तो आपने बोला यस, हमने ये असर्शन का स्टेटमेंट देख लिया एंड इट इज ट्रू। नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ रीजन क्या दिया। इट सेज दैट पॉइंट ए 2,7 मतलब ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the points P and Q. Okay, understand this. This is a concept which you need to know. याद रखना, ये concept बहुत important है. Now, what are they saying is that segment joining P and Q. So, segment joining P and Q. P and Q को join करने वाला segment. Okay. P का कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, इट इज 6,5 एंड Q का कोऑर्डिनेट हमारे पास है विच इज नथिंग बट 0, -4 एंड दे से दैट A 2,7 लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस। उन्होंने बोल रहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई होता है। तो कोई भी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक खासियत है। नाउ दैट्स द कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू नो। रिमेंबर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वी नो दैट व्हेनेवर अ लाइन, याद रखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लाइन अगर एक सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हमें पता है उस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, एनी पॉइंट विच यू टेक ऑन दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, रिमेंबर दैट पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and Q। सो यहां पे बोला ए एक ऐसा पॉइंट है विच इज लाइंग ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड उसका कोऑर्डिनेट है 2,7। अगर ए लाई हो रहा है इसका मतलब यह है कि ए का डिस्टेंस फ्रॉम P एंड ए का डिस्टेंस फ्रॉम Q विल बी इक्वल। दैट मींस दे आर सेइंग दैट AP एंड AQ आर इक्वल बिकॉज दे आर सेइंग, दिया क्या है कि A इज लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर A परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो AP और AQ इक्वल होना चाहिए। तो हमारा काम क्या है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है चेक करना है। मतलब हमें AP का लेंथ फाइंड करना होगा और AQ का लेंथ फाइंड करना होगा, और एक बार अगर दोनों मिल गया और दोनों इक्वल मिला देन वी कैन से ये स्टेटमेंट सही है। बट अगर इक्वल नहीं मिला मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए देखते हैं AP का लेंथ फाइंड। अभी आप बोलोगे AP का लेंथ फाइंड कैसे करेंगे, A का कोऑर्डिनेट दिया है, P का कोऑर्डिनेट दिया है, दैट मींस वी कैन जस्ट यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। सो जब हम AP का लेंथ फाइंड करेंगे, सो व्हाट इज AP? सो यू विल से AP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 minus x1. Now you can directly do it. Okay, so what do you get? 2 minus 6. Okay, so 2 minus 6 the whole square plus y2 minus y1, that is 7 minus 5 the whole square. We are talking about the coordinates of A and P. Just look at that, AP की बात कर रहे हैं. So what do we get? It is under root of 2 minus 6 is -4, so -4 the whole square plus 7 minus 5 is 2 the whole square. What do we get? Under root of -4 the whole square is nothing but it is 16 plus 2 the whole square is 4. So what do we get? We get it as under root of 16 plus 4 is nothing but 20. So we got it as 20. We are not factorizing further. Let's see. We got the value of AP as root 20. देखते हैं क्या AQ का भी
लेंथ या डिस्टेंस जो है वो √20 आता है क्या? चलिए चेक करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड ए क्यू. So let's focus on the coordinates of A and Q. It is under root of. Now let's solve that. So 2 minus 0, right? 2 minus 0 is nothing but 2 square. Very good. हमें सब steps लिखने नहीं है, short में लिख रहे हैं. Plus 7 minus of minus 4. Minus of minus 4 will be nothing but plus 4. So it is 7 plus 4, the whole square. So what do we get? We get under root of 2 ka square hai 4. 7 plus 4 is nothing but 11. So we get here 11 square, isn't it? And what do we get here? It's very simple. It is 4 plus 11 ka square hai 121. That means we get under root of 125. Now tell me, are they same? No. They are different. That means we know here that this statement is false. ये statement false है. Wasn't this easy? यहाँ पे concept important क्या था? हमें perpendicular bisector पे अगर कोई भी point लाया होता है तो क्या होता है वो समझना जरूरी है. वो equidistant होता है उस segment के end point से. तो हमने चेक किया क्या वो इक्विडिस्टेंट है, नहीं है. मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है क्या ये सही है, नहीं है, ये फॉल्स है. दैट मीन नाउ लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन एंड नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट असर्शन इज ट्रू. ये हमने चेक किया, हमने ये चेक किया, ये समझा कि रीजन इज फॉल्स. सो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है. दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हुआ तो हमें पता है हमारा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी फ्रॉम सी और डी. विच वन? चेक कीजिए. सी क्या है? Assertion is true, but reason is false. Yes, that is what we have here. That means our option C is the correct answer. Now, wasn't that easy? Very, very, very easy, right? Which topic is this? Check. Okay, distance between the points P and Q. P and Q के coordinates here. Yes, we know this is nothing but a question on the topic that is coordinate geometry. Yes, we are going to solve this. We are going to discuss this. हम ये solve करेंगे, discuss करेंगे और हमें इसका अप्रोच तो पता ही है, राइट? आप सबको असर्शन और रीजनिंग क्या होते हैं पता है, इसको कैसे टैकल करना है पता है, इजंट इट? अप्रोच पता है. बिकॉज मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जहां पे डिस्कस किया था उस वीडियो में सब डिस्कस किया है. अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए. तो अभी चलिए समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में. हमें एक चीज तो सबको पता है, हमने डिस्कस किया है और आपको पता है दैट इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा सेम होता है. आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सभी के सभी क्वेश्चंस में ऑप्शंस यही रहेंगे और ऑप्शंस का ऑर्डर भी सेम ही होगा, वो चेंज नहीं होगा. दैट मींस हमें कभी भी ऑप्शन के बारे में पहले नहीं सोचना है, हमें सिर्फ अप्रोच पे फोकस करना है. और अप्रोच क्या सिखाया था मैंने? पहले असर्शन को चेक कीजिए वेदर इट इज मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स, देन रीजन को चेक कीजिए वेदर इट इज मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स. सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. चलिए वो करते हैं. तो हम चेक करेंगे पहले असर्शन के स्टेटमेंट को. नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन गिवन? क्या दिया है स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट में बोला है द वैल्यू ऑफ y इज 6. ओके, वेरिएबल y है, उसका वैल्यू 6 है. उन्होंने बोला फॉर विच, उसके लिए, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3, p का कोऑर्डिनेट दिया है, एंड q उसका कोऑर्डिनेट दिया 10, y, राइट? तो y is nothing but it is the y coordinate of that point q. बोला इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन p and q, हमें मिलेगा 10. 10 दिया है. दैट डिस्टेंस बिटवीन p and q 10 है. फॉर दिस कंडीशन, ये कंडीशन के लिए हमें y की वैल्यू मिलेगी 6, ऐसा बोला है. सो कंडीशन क्या दिया है? हमें कंडीशन ये दिया है दैट डिस्टेंस बिटवीन p and q, दैट मींस इन शॉर्ट pq इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ऐसे हमें दिया हुआ है. और ये कंडीशन को यूज करके उन्होंने बोला है हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 6. तो आपको चेक करना है मैथमेटिकली सही है गलत है. मतलब हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि y की वैल्यू 6 आएगी या नहीं आएगी. ओके, तो आप बोलोगे PQ, ये जो है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, PQ का डिस्टेंस फाइंड करते हैं एंड लेट्स चेक वेदर सॉल्व करने के बाद हमें उस इक्वेशन से y की वैल्यू 6 मिलती है या नहीं, राइट? फाइंड करेंगे y का वैल्यू, राइट? बट लेट मी टेल यू, हमें सिर्फ चेक करना है ना ये 6 सही है या गलत है. तो हमें फाइंड करने की जगह पे सिर्फ क्या करना है, हमें ये चेक करना है. वेरी इजी, दिस अदर अप्रोच है. सो दिस इज वेर यू नीड टू बी स्मार्ट. अभी सुनिए ध्यान से. तो हमें चेक करना है 6 सही है या गलत है.
तो हम पी क्यू का वैल्यू डिस्टेंस फाइंड करके उस इक्वेशन में सॉल्व करके वाई फाइंड नहीं करेंगे। वाई तो हमें दिए, हमें चेक करना है वो सही है गलत है, तो वाई को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ना। वाई की जो वैल्यू है 6 वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट, और चेक करते हैं पी क्यू का डिस्टेंस 10 आता है क्या। अगर 10 आया मतलब वाई की वैल्यू 6 वो सही है, अगर 10 नहीं आया मतलब वाई की वैल्यू 6 वो गलत है। इज दिस क्लियर? दैट्स हाउ इट बिकम्स इजी रादर देन सॉल्विंग दैट इक्वेशन, जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड सी, बिकॉज़ हमें सिर्फ चेक करना है y इज इक्वल टू 6 सही है नहीं, राइट। तो अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं दैट मींस हम चेक करेंगे p की कोऑर्डिनेट तो दिए हुए हैं 2, -3, q का कोऑर्डिनेट हम लेके चेक करेंगे 10, 6, ये हम चेक कर रहे हैं, ये हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, दैट मींस हम इसके बेसिस पे चेक करेंगे हमें डिस्टेंस बिटवीन p एंड q 10 आता है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। दैट्स द अप्रोच, दैट्स द वे यू डू इट। ओके, ना अब ये डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, यू विल से डिस्टेंस फॉर्मूला इट विल बी अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. yes, okay, आप किसी को के कोऑर्डिनेट को भी x1 y1 और दूसरे को x2 y2 ले सकते हैं, राइट। Now I would say I'm going to take the value of the coordinate of p as x1 y1, the coordinates of q as x2 y2. So when I say x2 minus x1 the whole square, difference of the x coordinate, so I'm saying starting from q, so I'll say 10 minus 2, 10 minus 2, I'm not going to write everything, मैंने बोला है आपको सब स्टेप्स लिखने नहीं है, हमें प्रेजेंटेशन के लिए मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, so जितना शॉर्ट में लिखे, जितना हमें समझना है वही लिखिए रफ में, right? So 10 minus 2, that means we are saying it is nothing but 8 square plus 6 minus of minus 3, that means it is 6 plus 3, 6 plus 3 is how much? It is 9. Okay, 6 plus 3 is 9, so we get 9 square. What is that? 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर है 81. What do we get here? What do we get here? We get here, it is nothing but 5 and 145. We get under root of 145. Now tell me here, is this सही? क्या ये सही है? नहीं, बिकॉज अगर हम 6 y की वैल्यू 6 सही होती तो हमें PQ का जो वैल्यू है वो मिलता 10, बट क्या हमें 10 मिला? नहीं मिला। दैट मीन्स ये जो दिया हुआ है, राइट, रिमेंबर y की वैल्यू 6 है, ये हमने चेक किया और हमें पता चला ये नहीं आता है। दैट मीन्स वी आर सेइंग दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाज़न्ट दिस इजी? वेरी इजी, हमने ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं किया, बट याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या था? चेक करना। हमें सिर्फ चेक करना है y इज इक्वल टू 6 सही है या गलत। हमें y की वैल्यू फाइंड करते नहीं बैठनी है। नाउ दैट्स द स्मार्टनेस व्हिच यू नीड टू यूज। Remember that. That's the best part. And as a teacher, when we are explaining this type of question, we need to make the child smart by using this kind of tricks so that they will be fast at solving this. Okay. And as a child, you understood how we are solving this, right? That means we understood the assertion is false. Now let's look at the reason. Reason क्या बोल रहा है? Distance between two given points. Okay. एक point है x1 y1 and the other one is x2 y2. Okay. A का coordinate x1 y1, B का coordinate x2 y2 is given by. Then they say AB is under root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Now what is this? This is nothing but distance formula. And you will see, ये तो सही है. That means you are saying the reason here is true. So what did we identify here? We got a very simple thing. That assertion जो है, जब भी हमने assertion solve किया, तो हमें ये पता चला कि assertion is false. And we came to know that the reason is true. अभी हमें पता है दोनों में से अगर एक भी false हुआ, so हमारा correct option is going to be from C or D. Okay, assertion is false. Let's check. Option number C क्या है? It says assertion is true, but reason is false. No, that's not correct. Check the D1. Assertion is false, but reason is true. Yes, that's correct here. That means इस question के लिए answer है, correct option है option D. Wasn't this easy? Very, very, very easy, right? और आप क्वेश्चन देख के समझ ही गए होंगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। We are going to discuss a question on assertion and reasoning. और अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो कौन सा टॉपिक है? Yes, this is nothing but coordinate geometry. तो हम coordinate geometry पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं।
और असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको कैसे टैकल करते हैं, उसका अप्रोच क्या होता है, ये मैंने डिटेल में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जो वीडियो किया था उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है उसे जरूर देखिए, तो आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगा। बट एक चीज समझिए, जब भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन होता है उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शंस यही होता है और इसका ऑर्डर भी सेम ही होता है, इट डजंट चेंज। आप चाहे एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, सब में यही 4 ऑप्शन होंगे और इसका ऑर्डर भी यही होगा, ये याद रखिए। ओके, दैट मीन्स हमें ऑर्डर के बारे में या ऑप्शंस के बारे में पहले नहीं सोचना है। तो अप्रोच क्या है? अप्रोच बहुत सिंपल है। फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन द असर्शन, चेक वेदर इट इज मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स, देन चेक करना है स्टेटमेंट ऑफ रीजन एंड चेक करना है वेदर इट इज मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स, ये हमें करना। सो लेट्स चेक फर्स्ट द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। चलिए उस पे ध्यान देते हैं। इसमें क्या दिया है? इट सेज दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P 2,0, P का कोऑर्डिनेट दिया है 2,0 ऑन एन एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पे है, यस। नाउ P 2,0 एक्स एक्सिस पे दिया गया है। अगर नहीं भी दिया होता तो हम समझ सकते थे। कैसे? बिकॉज यहां पे y कोऑर्डिनेट 0 है, और हमने पढ़ा था 9th ग्रेड में, जब भी आपने टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहली बार पढ़ा तो उसमें आपने सीखा भी है दैट व्हेन एनी पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस इट्स y कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 0। y कोऑर्डिनेट 0 से हमें पता चल गया दैट P इज ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, इज इक्विडिस्टेंट, दे आर सेइंग दैट, उन्होंने बोला कि P जो है वो इक्विडिस्टेंट है किससे? फ्रॉम पॉइंट A whose coordinates are -2,0 and from point B whose coordinates are 6,0। दैट मीन्स यहां पे ये दिया गया है दैट P जो है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम A एंड B। इक्विडिस्टेंट मतलब एट इक्वल डिस्टेंस। सो P इक्वल डिस्टेंस पे है किससे? A से और B से। मतलब P का डिस्टेंस फ्रॉम A एंड P का डिस्टेंस फ्रॉम B इज सेम। दैट मीन्स दे आर सेइंग दैट PA का लेंथ और PB का लेंथ ये दोनों सेम है। दैट इज व्हाट दे हैव गिवन। तो हमें ये चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। वो कैसे चेक करेंगे? आप बहुत सही सोच रहे हो। हम PA का लेंथ फाइंड करेंगे, फिर PB का लेंथ फाइंड करेंगे, फिर चेक करेंगे। अगर वो इक्वल आया मतलब वो इक्विडिस्टेंट है, अगर नहीं आया मतलब इक्विडिस्टेंट नहीं है। तो हमें पता चल जाएगा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें PA और PB का लेंथ फाइंड करना है। PA का लेंथ फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे? यस, यू आर वेरी करेक्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला, बिकॉज हमें P के कोऑर्डिनेट और A के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। सो लेट्स फाइंड PA। सो वी नो द फॉर्मूला टू फाइंड द right distance between two distinct points is nothing but distance formula. What is that? It is nothing but under root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, फॉर्मूला लिखिए मत, हमें यहां पे स्टेप्स नहीं लिखने, प्रेजेंटेशन के लिए मार्क्स नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ चेक करना है ट्रू फॉल्स एंड अकॉर्डिंगली सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो जितना कम स्टेप्स हमें लिखना हो उतना अच्छा है, और जो भी लिखना है वो हम रफ में लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन या कुछ स्टेप्स नहीं दिखाने। ओके, तो जितना हो सकता है मेंटली ओरली करते हैं उतना फास्ट होगा। ओके, सो हमें फॉर्मूला तो पता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो P और A के कोऑर्डिनेट पे ध्यान दीजिए, राइट। सो किसी एक को हम x1 y1 और दूसरे को हम x2 y2 ले सकते हैं। सो नाउ व्हेन आई एम डूइंग दिस, व्हेन आई एम डिस्कसिंग दिस विथ यू, आई विल से P का कोऑर्डिनेट है that x coordinate is 2, so I'll say 2 minus A का coordinate is -2, so 2 minus of -2 the whole square. Minus of -2 means it is 2 plus 2, so 2 plus 2 is what? 4. So can I directly write it as 4 square? जितना कम लिखें उतना अच्छा है। आप ये भी नहीं लिखना है, ओरली कर सकते हो, और भी बढ़िया है, बहुत अच्छा है। So 0 minus 0 the whole square, it is nothing but 0, the whole square is nothing but 0. ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। So under root of what do we get? Under root of 4 square, which is nothing but 16, which is nothing but 4. So we end up getting, हमें PA की वैल्यू मिली 4 यूनिट्स। ओके, 4 यूनिट्स नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज ये तो हमें सीखना है, तो 4 मिल गया वैल्यू। ओके, अभी PB का आप बोलोगे उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो इसी तरीके से वो भी कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सही है। तो PB जब हम फाइंड करेंगे, फिर से सब स्टेप्स नहीं लिखने हैं, याद रखिए, जितना कम लिखोगे, जितना ओरली सोचोगे उतना फास्ट होगा। सो देखिए उसके कोऑर्डिनेट्स 2,0 एंड 6,0 है। सो आई टेक इट एज 2 minus 6
the whole square. 2 minus 6, what is that? It is minus 4. So minus 4 the whole square मुझे मिलेगा. Minus 4 the whole square plus 0. Minus 0 is 0. 0 square is 0. So it is nothing but under root of minus 4 the whole square is nothing but it is 16 and square root of 16 is nothing but 4. That means हमें PB भी मिला 4. PA 4 है, PB 4 है. That means हम बोल रहे हैं कि PA और PB इक्वल है. तो PA और PB इक्वल है. That means P इक्विडिस्टेंट है. और उन्होंने स्टेटमेंट में वही बोला. That means हम बोल सकते हैं yes this statement is true. Beautiful. ये मिल गया. Very nice. तो चलिए हम अभी देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ रीजन. चेक करते हैं. स्टेटमेंट ऑफ रीजन क्या दिया है? Since we are saying because P2, 0 is the midpoint of A minus 2, 0 and B 6, 0. यही कोऑर्डिनेट्स है जो हमें असर्शन में दिया. वो बोल रहे P2, 0 जो है वो मिड पॉइंट है. अभी व्हेन वी से, याद रखिए, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. नाउ ए बी है, राइट? बोल रहे हैं P मिड पॉइंट है. नाउ मुझे ये बताइए P मिड पॉइंट कब होता है एक सेगमेंट का? P ए बी का मिड पॉइंट कब होगा? वन थिंग इज P ए शुड बी इक्वल टू P बी, करेक्ट? ये होना चाहिए. और आप बोलोगे वो तो है बिकॉज सेम थे कोऑर्डिनेट्स. हमने देखा P ए और P बी दोनों का वैल्यू 4 मिला था, तो वो तो है, करेक्ट है. एंड जब हम ये बोलते हैं और एक क्या दिया, मिड पॉइंट doesn't mean that only PA has to be equal to PB. P should be lying on the same line. That means हमें ये भी पता है कि A, P और B कोलिनियर होना चाहिए, तो ही हम उसको मिड पॉइंट बोल सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट हम चेक कर रहे हैं क्या ये सही है गलत है. तो आप बोलोगे PA और PB तो इक्वल है बिकॉज हमने ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, उससे हमने डिस्टेंस फाइंड किया था, हमें पता चला यस PA PB इक्वल है, राइट? सेकेंड कंडीशन, क्या मिड पॉइंट हम तभी बोलेंगे अगर P A और B कोलिनियर हुआ तो. अभी कोलिनियर है, एक ही लाइन पे हैं, कैसे समझेगा? ओके, आप कोऑर्डिनेट्स देखिए यहां पे, राइट? P का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या है? 0. A का y कोऑर्डिनेट क्या है? 0. और B का y कोऑर्डिनेट क्या है? 0. दैट मींस हमें ये पता है ये तीनों के तीनों पॉइंट्स, y कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मींस इट लाइज ऑन द x एक्सिस. दैट मींस ये तीनों भी पॉइंट्स x एक्सिस पे ही है. दैट मींस हमें ये पता है तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. सो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है और P और PB इक्वल है. दैट मींस हम P को मिड पॉइंट बोल सकते हैं और ये सही है. दैट मींस हम बोल रहे हैं यहां पे ये स्टेटमेंट ट्रू है. वेरी गुड. सो व्हाट आर वी सेइंग हियर? वी आर सेइंग दैट, रिमेंबर वी आर सेइंग दैट assertion is true. We have also seen that and we can say now, हम ये बोल सकते हैं कि रीजन भी ट्रू है. अगर दोनों ट्रू है दैट मींस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम ए और बी, इजंट इट? तो अभी चेक करना है कौन सा. अभी अगर दोनों सही हैं तो हमें यह देखना होता है कि ये जो रीजन है, इज दिस द एग्जैक्ट रीजन फॉर असर्शन? क्या यही रीजन है जिसके वजह से वो असर्शन आपका ट्रू हुआ? चेक कीजिए. अभी P मिड पॉइंट है, इसीलिए आप, इज दैट द ओनली रीजन? दैट इज व्हाई यू आर सेइंग दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B. लेट मी टेल यू, अगर P का डिस्टेंस, अभी वो पॉइंट्स अगर एक्स एक्सिस पे नहीं भी होते तो भी आप P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B हो सकता है इफ PA इज इक्वल टू PB. सो P का इक्विडिस्टेंट होना A और B से सिर्फ मिड पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है. ओके, मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली इट विल बी इक्विडिस्टेंट. बट वो इक्विडिस्टेंट होने के लिए क्या है? हमें पता है एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन सेगमेंट, वी नो दैट any point which lies on the perpendicular bisector of a given segment will always be equidistant from A and B. That means P का उस AB पे lie होना जरूरी नहीं है. It can be any point which can be equidistant from A and B. That means मैं ये बताना चाहता हूं ये जो reason है, this is not the only reason why P is equidistant from A and B. Remember that. P, as I said, remember when we have a segment, let's say AB, we know that उसका अगर हम perpendicular bisector draw करते हैं, any point which lies on the perpendicular bisector, any point, जो भी point वो perpendicular bisector पे लाया होगा वो A और B से equidistant होगा. याद रखिए. That means P का midpoint होना
is not the only reason. Why? Because P is equidistant from A and B. That means I'm saying that, we are saying that this reason is not the exact reason and the correct reason for that assertion A. Remember that. So that means what we are saying is our option number B is the correct one, which says that A and R are true, but R is not the correct explanation for A. Is that clear? और ये है टॉपिक, आप देख सकते हैं टॉपिक कौन सा है, सर्कल का रेडियस है, एंगल ऑफ अ सेक्टर है, दैट मींस दिस इज नथिंग बट टॉपिक इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स. ओके, अभी ये टॉपिक तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसके काफी सारे फॉर्मूलाज हमें आते हैं, राइट? ये हमें पता है, अगर कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो हम इस चैप्टर पे असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं. अभी असर्शन एंड रीजनिंग क्या होता है, इसे कैसे डील करते हैं, ये सब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जहां पे मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात की है, वहां पे ऑलरेडी डील किया है. तो आप देखिए उस वीडियो को, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस क्यों इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ये क्या होते हैं और इसे कैसे डील करते हैं. तो अब चलिए इस क्वेश्चन से हम के बारे में हम बात करते हैं. अभी इस क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन में हमें पता है हमेशा हमेशा 4 ऑप्शंस ये होते हैं, और ये जो 4 ऑप्शंस होते हैं ये हमेशा सेम होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होगा. चाहे आप एक सम सॉल्व कीजिए या 2 सम सॉल्व कीजिए या 10 सम सॉल्व कीजिए, इट विल रिमेन द सेम. दैट मींस ऑप्शंस यही रहेंगे और ऑप्शंस का ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा. दैट मींस ऑप्शंस के बारे में हमें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, रादर हमें कोई भी चीज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो चलिए ये सीखते हैं, ये टाइप के जब भी सम्स होते हैं तो इसे सॉल्व कैसे करना, स्टार्ट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका अप्रोच. अप्रोच ये होता है कि पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ असर्शन देखना है, चेक करना है कि वो मैथमेटिकली ट्रू है या फॉल्स है. देन हमें रीजन का स्टेटमेंट देखना है, फिर चेक करना है क्या वो स्टेटमेंट मैथमेटिकली सही है या गलत है, और उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा. तो आप बोलोगे चलिए दैट मींस फर्स्ट स्टेप की शुरुआत करते हैं, और पहला स्टेप है लिसन, और पहला स्टेप है सी द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन. अब असर्शन की स्टेटमेंट देखते ही समय हमें पता चला देयर इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेक्टर. ओके, दैट मींस देयर इज अ सेक्टर एंड दैट एंगल ऑफ दैट सेक्टर इज 60 डिग्री. मतलब उस सेक्टर के लिए जो एंगल है, सेक्टर का एंगल मतलब सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है. तो ये एक फिगर मैंने रेफरेंस के लिया है. ओके, देन दे आर सेइंग दैट अगर हमें रेडियस 6 सेंटीमीटर दी है और सेक्टर की एंगल मतलब थीटा की वैल्यू, सेंट्रल एंगल की वैल्यू अगर 60 डिग्री दी है, then they are saying what is the area of the sector. Area of the sector, they are saying that area of the sector हमें मिलनी चाहिए 18 इंटीजर 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा मिलना चाहिए. they are saying that इतना मिलेगा. ओके, दैट मींस हमें चेक करना होगा, हमें एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना होगा, और अगर सेम आया दैट मींस हम बोल सकते हैं यस ये स्टेटमेंट ट्रू है. दैट मींस हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ अ सेक्टर. हमें पता है एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर, हम सबको पता है एरिया ऑफ अ सेक्टर की फॉर्मूला क्या होती है. द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर इज नथिंग बट वी नो इट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमें पता है, करेक्ट है. अभी याद रखना, मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं यहां पे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके लिए स्टेप्स लिख रहा हूं, बट आप एग्जाम में जब इसे सॉल्व करोगे, आर यू एक्सपेक्टेड टू राइट द स्टेप्स? नो, बिकॉज हमें तो सिर्फ करेक्ट ऑप्शन चुनना है. तो उसके लिए जो हमें कुछ कुछ स्टेप्स अगर लिखने हैं, मतलब कुछ कैलकुलेशंस करने हैं या कुछ लिख के चेक करना है, वो हम रफ में कर सकते हैं. हमें कोई स्टेप्स के लिए मार्क्स नहीं मिल रहा है, तो आप फॉर्मूला लिखोगे उसके लिए मार्क्स मिलेगा नहीं, ये एक्सपेक्टेशन मत रखना, बिकॉज वो एक्सपेक्टेड ही नहीं है आपसे. सो ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ कैलकुलेशन करके देख सकते हो. ओके, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है हमें पता है, थीटा दैट इज एंगल ऑफ द सेक्टर, राइट, दैट इज हाउ मच, इट इज 60. तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 60, सो इट इज 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू नहीं दी है, मतलब हम लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, that is nothing but it is 6 into 6.
अगर बोलोगे तो बहुत सिंपल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो अब 0 और 0 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट है, 6 1s एंड 6 6 परफेक्ट। अब बोलोगे सर और एक 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, एनी मोर कैंसिलेशन पॉसिबल? नो, दैट मीन्स हमें मिला क्या, हमें यहां पे मिला है 22 इंटू 6 अपॉन 7। अब 22 इंटू 6 कितना है, ये तो बहुत इजी है कैलकुलेशन। सो इट इज नथिंग बट वी नो इट इज 6 2s are 12, 1 carry, 6 2s are 12, that means plus 1 132। so 132 upon 7। so हमें एरिया ऑफ द सेक्टर मिलता है 132 upon 7। बट चेक कीजिए, उन्होंने लिखा है 18 इंटीजर 6 upon 7, दैट मीन्स इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो चेक करते, तो 132 upon 7 दैट मीन्स हमें क्या करना है, यस इसे 132 को डिवाइड करना है 7 से, सो दैट हम इसे मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाए। ओके चलिए करते हैं। सो 132 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, सो क्या आएगा, 7 1s are 7। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13 minus 7 is nothing but 6, so 62, that is 7 8s are 56। ब्यूटिफुल। सो व्हाट इज द रिमाइंडर हियर, वी गेट द रिमाइंडर हियर एज 6। दैट मीन्स अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ओके कोशेंट क्या है, 18, दैट मीन्स विल राइट 18। ओके quotient remainder, what is the remainder, the remainder is 6, so we write 6 upon the divisor, that is nothing but 7, that means we get it as 18 6 upon 7 centimeter square। अब बताइए क्या ये सही है, आप बोलोगे हाँ सही है, बिकॉज हमें वही तो मिला है। दैट मीन्स हम बोल रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, असर्शन का जो स्टेटमेंट है, दैट इज ट्रू। सुपर्ब। सो वाज़न्ट दैट इजी? हम बोलोगे ये तो बहुत इजी है। दैट मीन्स हमें सिर्फ ये कैलकुलेशन करके देखना था और हमें मिल गया ये एरिया, एंड यू आर सेइंग द एरिया ऑफ अ सेक्टर जो उन्होंने दिया था वही मिला। दैट मीन्स द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज ट्रू। तो चलिए अभी जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। दैट मीन्स अभी हमें देखना है स्टेटमेंट ऑफ रीजन। और स्टेटमेंट ऑफ रीजन क्या बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, चेक कीजिए। इट सेज दैट एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर इज पाई आर स्क्वायर। ओके दैट मीन्स कोई भी सर्कल हो जिसका रेडियस अगर आर हो, ओके इसकी एरिया जो है वो होगी पाई आर स्क्वायर। एंड आप बोलोगे ये तो हमें पता है, एरिया ऑफ अ सर्कल जहां पे रेडियस आर होती है उसकी एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। सो आप पहली बार ये देखोगे, आप बोलोगे रीजन का स्टेटमेंट तो सही है, इजंट इट? स्टेटमेंट ऑफ रीजन, इज इट करेक्ट और नॉट? यस इट इज करेक्ट, वेरी 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 करेक्ट, इजंट इट? यस। ओके दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये गलत तो नहीं है। ओके अभी एक चीज याद रखिए, हमने देखा था असर्शन का स्टेटमेंट ट्रू है, हमने देखा कि रीजन का भी स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों मैथमेटिकली करेक्ट है। अगर दोनों मैथमेटिकली करेक्ट है तो याद रखना हमारा एक्चुअल और करेक्ट ऑप्शन होता है एनी वन फ्रॉम ए और बी। बट याद रखना ऐसे केस में हमें और एक चीज बहुत ध्यान से देखना है, हमें यह देखना है कि क्या ये रीजन उस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके ओके अभी इस केस में आप बोलोगे यहां पे एरिया ऑफ अ सर्कल दिए, मैथमेटिकली ये करेक्ट है, बट ये तो उसका रीजन नहीं है, वहां पे तो हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर यूज किया। सो आप फर्स्ट लुक पे बोलोगे ये मैथमेटिकली सही है बट ये उसका रीजन नहीं है, और आप सेलेक्ट कर लोगे ऑप्शन नंबर बी। बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप ऑप्शन ए पे जाओगे या बी पे जाओगे। देखना ध्यान से, ओके सुनना ध्यान से। इट सेज रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ आर, राइट? इट सेज एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर इज पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है? अभी देखिए सर्कल की रेडियस आर है तो इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, जब भी एक सर्कल की रेडियस आर है और वो रेडियस अगर मैं 360 डिग्री घुमा दूं, करेक्ट है, इफ इट रोटेट्स 360 डिग्री, मतलब वो वहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ तो 360 डिग्री घूम रहा है, तो क्या कर रहा है, वो सर्कल की एरिया कवर कर रहा है, करेक्ट है? इट इज स्वाइपिंग दैट एंटायर एरिया, एंड व्हाट इज दैट एरिया? यू विल से इट इज पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। दैट मींस हम क्या बोल रहे हैं, जब रेडियस का रोटेशन अगर 360 डिग्री है तो
वो एरिया कितना कवर करता है? पाई आर स्क्वायर. So when the rotation is 360 degree, area covered is pi r square. Very good. हम assertion में किसकी बात कर रहे थे? हम assertion में बात कर रहे थे सेक्टर की, करेक्ट है? ओके. ना अब मैं बोलता हूं कि ये रेडियस रोटेट हो रहा है so that it forms a sector. Now let's say it is rotating like this and it forms a sector like this. Observe. So here we have a sector. You will say yes, that's the sector which you have, isn't it? So that's the sector which you have. अभी इस सेक्टर के लिए जो सेंट्रल एंगल है, ये सेंट्रल एंगल, राइट, इट इज नॉट 360 डिग्री, इट इज लेस देन दैट. सो लेट्स से आई डोंट नो दैट एंगल, मुझे एंगल नहीं पता है, हम इसे लेते हैं थीटा. सो हम इसे लेते हैं थीटा, करेक्ट. सो इसकी एरिया कितनी ही, तो आप बोल रहे हैं दैट मींस व्हेन द रेडियस हैज रोटेटेड सम एंगल. कितना एंगल रोटेट हुआ? एंगल इज नथिंग बट वी आर सेइंग अगर एंगल थीटा है, राइट, तो एरिया कितनी होगी? तो आप किसके एरिया की बात कर रहे हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ अ सेक्टर, इजंट इट? दैट मींस हम यहां पे एरिया ऑफ, याद रखिए हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हैं. ओके. अभी 360 है तो एरिया है पाई आर स्क्वायर. जब थीटा है एंगल तो एरिया ऑफ अ सेक्टर. ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है. सो दैट मींस हमें पता है ये रेशियोज इक्वल है, तो यूनिटरी मेथड है. यस, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एरिया ऑफ सेक्टर इंटू 360 इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट? यस. तो हमें एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है. अगर हम उसे वहीं पे रखें तो क्या मिलेगा? थीटा 360 जो है वहां पे, यहां पे आ जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर. अब मुझे बताइए हमें क्या मिला? वी गॉट एरिया ऑफ अ सेक्टर इज नथिंग बट इट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. दैट मीन्स आपको बताना क्या चाहता हूं कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. जब रेडियस आर है तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और जब एंगल रेडियस रोटेट करता है थीटा तो एरिया कितना होगा? इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ अ सेक्टर विद थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. दैट मींस ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ सेक्टर का, जो हमने असर्शन में यूज किया, वो फॉर्मूला आता ही किसके वजह से है? राइट, वो फॉर्मूला आएगा बिकॉज हमें एरिया ऑफ अ सर्कल पता है दैट इट इज पाई आर स्क्वायर विद रेडियस आर इज पाई आर स्क्वायर. इसीलिए उसमें से ये फॉर्मूला आता है. That means you can say that means this is origin. So you can say that, we can say that ये उसका explanation है. मतलब उसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो इसी में से आया है, इसलिए हम ये सॉल्व कर पाए. That means is this the reason for that? Yes, it is the reason. So remember that what we discussed right now was very very interesting. तो हमें ये समझ गया कि यहां पे assertion जो है वो ट्रू है. हमें यह भी पता चला कि रीजन जो है वो भी ट्रू है, और दोनों ट्रू है. और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ये जो रीजन है वो इस असर्शन के लिए एग्जैक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इजंट इट? यस इट इज. दैट मींस वी आर सेइंग दैट द करेक्ट ऑप्शन इज option number A. That's our correct answer. Wasn't that easy? Where we are saying that assertion and reasoning both are true and the reason R is the correct explanation of the assertion. Now isn't that easy? Very easy, isn't it? और आप देख रहे होगे यहाँ पे यस क्वेश्चन है assertion and reasoning का, and this is from the topic areas related to circle. तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं. अच्छा, अब assertion and reasoning क्या है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा. बट अगर नहीं पता है तो वीडियो जरूर देखिए जहां पे मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात की है. वहां पे मैंने बताया है कि असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन क्या होते हैं, उसे कैसे सॉल्व करना है, और उसे आप बहुत अच्छे से कैसे कर सकते हो और पूरा मार्क्स ले सकते हो. राइट, अभी यहां पे डिस्कस करते हैं असर्शन एंड रीजनिंग पे. हमें एक चीज याद रखनी है, हमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. ओके, अभी वो जब करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप ऑप्शन जब भी रीड करोगे तो आपको स्टार्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट सोचना नहीं है स्टार्ट में. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट वेरी सिंपल.
याद रखना ये 4 ऑप्शंस यही रहेंगे और इनका ऑर्डर भी सेम रहेगा। आप चाहे आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो या 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इट विल रिमेन द सेम। सो ऑप्शंस के बारे में स्टार्ट में नहीं सोचना है। तो स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट में हमें स्टेटमेंट ऑफ असर्शन देखना है, आइडेंटिफाई करना है क्या वो मैथमेटिकली सही है या गलत है। फिर देखना है स्टेटमेंट ऑफ रीजन एंड चेक करना है क्या वो मैथमेटिकली सही है या गलत है। तो पहले वो चेक कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट स्टेप। वी नो वी आर लुकिंग एट द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। अभी स्टेटमेंट ऑफ असर्शन में क्या दिया है, इफ द आउटर एंड द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 10 मीटर एंड 6 मीटर, ओके, दैट मींस एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर रास्ता है और वहां पे 2 सर्कल्स हैं, आउटर सर्कल, इनर सर्कल। आउटर सर्कल का डायमीटर दिया है 10 मीटर, दैट मींस हमें उसकी रेडियस मिलेगी 5 मीटर, ओके। इनर सर्कल का डायमीटर दिया है 6 मीटर, दैट मींस हमें इनर सर्कल की रेडियस मिलेगी 3 मीटर। यस, दैट मींस एक चीज हमें यहां पे पता है कि आउटर सर्कल की रेडियस अगर हमने कैपिटल आर ली तो उसकी वैल्यू है 5 मीटर, एंड अगर इनर सर्कल की रेडियस हमने स्मॉल आर ली तो वो है हमारे पास 3 मीटर। मतलब ये इंफॉर्मेशन तो हमें समझ गया जैसे ही हमने ये पढ़ा। ओके, सो अभी एक मैं जस्ट आई शो यू अ रेफरेंस फिगर, सो हमें समझ में आएगा कि इसे कैसे सोचते हैं। बट ये रेफरेंस फिगर सिर्फ आपको समझने के लिए अभी है, एक्सप्लेनेशन में समझा रहा हूं, इसलिए एग्जाम में उसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सिर्फ जो कैलकुलेशन नीडेड है वो कर सकते हो रफ में। यहां पे तो हमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। याद रखिए, आपको कोई स्टेप्स के लिए मार्क्स नहीं दे रहे हैं, सो रिमेंबर दैट। सो एज आई सेड, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, आउटर सर्कल, इनर सर्कल, और आउटर सर्कल का रेडियस हमें अभी मिला है 5 मीटर और इनर सर्कल का रेडियस हमें मिला है 3 मीटर। सर्कुलर पाथ किधर है? ये है वो शेडेड पाथ, राइट, दैट इज द सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर रास्ता है। ओके, हमें बोला है देन द एरिया ऑफ द पाथ, दैट मींस द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, दैट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पाथ विल बी 16 पाई मीटर स्क्वायर। ओके, सो हमें एक्चुअली ये एरिया फाइंड करना है और चेक करना है कि ये एरिया 16 पाई मीटर स्क्वायर आता है। अगर आता है मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं आता है मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो हाउ डू यू फाइंड? आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है, बिकॉज ये जो पाथ है वो कहां पे है? इट इज बिटवीन द आउटर सर्कल एंड द इनर सर्कल। तो इसका एरिया कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल है, इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल, दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, करेक्ट? यस। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, सो एरिया ऑफ दिस पाथ विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वी कैन से इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल, एरिया ऑफ एनी सर्कल, वी नो द फॉर्मूला इज, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आउटर सर्कल की रेडियस क्या है? कैपिटल आर, सो कैन वी से इट इज पाई capital R square minus what is that? Area of the smaller circle, inner circle, which is nothing but उसकी रेडियस है R, that means उसकी एरिया होगी पाई स्मॉल r square. Okay, so हमें यहाँ पे सॉल्व करते समय आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा? Yes, what we know is we have the value of pi common here, so we get capital R square minus small r square. Very good, इतना हमें मिल गया। ओके, सो नाउ यहां पे हमें कैपिटल आर की वैल्यू पता है, स्मॉल आर की वैल्यू पता है, तो चलिए उसे सॉल्व करते हैं, उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो पाई की वैल्यू ऐसे ही रखते हैं। क्यों पाई ऐसे रख रहे हैं? बिकॉज याद रखना जो हमें दिया है एरिया उसमें पाई वैसे ही दिया है 16 पाई, इसके लिए। ओके, कैपिटल आर की वैल्यू है 5, सो वी राइट 5 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू है 3, सो वी राइट 3 स्क्वायर देयर। सो व्हाट वी गेट फॉर द पाई इनटू 5 square is nothing but 25 and 3 square is nothing but 9. So what do we get? It is pi into 16. Pi into 16. That means हमें क्या मिला? We got the area as 16 pi meter square. And is it the same? Yes, it is the same. That means हमें पता चला कि ये जो statement of assertion है ये true है. So wasn't this easy? You said yes.
पहला स्टेप हमने क्रॉस कर दिया। तो आपने बोला यस, स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ट्रू है। तो चलिए आप जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ रीजन की तरफ। अभी स्टेटमेंट ऑफ रीजन में क्या दिया? इफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कुलर पाथ। ऐसा तो हमने असर्शन में भी किया था, राइट है? आउटर सर्कल का कैपिटल आर लिया था, स्मॉलर सर्कल का रेडियस स्मॉल आर लिया था। देन दे आर सेइंग दैट देन एरिया ऑफ द पाथ इज पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या ये सही है? आप बोलोगे ये सही है, बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया था। आउटर सर्कल का रेडियस में लेता हूं कैपिटल आर, इनर सर्कल का रेडियस लेता हूं स्मॉल आर, और अगर मैं एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ कैलकुलेट करूं, you will say it's very easy. Area of that circular path, what is that? We know that area of the path क्या है? हमने बोला था it is area of the outer circle, that means it is pi capital R square minus area of the smaller circle, that is it is pi small r square. दोनों में pi common है, that means it is capital R square minus small r square, and it is the same given here. That means this statement, is it true? Yes, it is true. Isn't it? That means आप बोल रहे हो कि ये स्टेटमेंट ऑफ रीजन भी ट्रू है। सो दैट मीन्स हमें ये पता चला कि यहां पे इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ट्रू है, स्टेटमेंट ऑफ रीजन भी ट्रू है। अभी दोनों भी ट्रू है, दैट मीन्स हमें पता है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम ए और बी, दोनों में से एक। अभी दोनों में से कौन सा? अभी हमें पता है अगर जो ट्रू होगा तो एक चीज याद रखना, आपको चेक करना है क्या ये रीजन उस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट रीजन है। ओके, अभी हमने जब ये असर्शन में एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ फाइंड किया था, हाउ डिड वी गेट दैट? यही तो हमने यूज किया था, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, राइट? सो यही लॉजिक यूज करके हमने वो असर्शन फाइंड किया था, राइट? दैट मीन्स हम बोलेंगे कि ये जो रीजन है ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना? दैट मीन्स विच इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, विच सेज दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। एंड दिस इज फ्रॉम द टॉपिक एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। और असर्शन और रीजनिंग क्या होता है, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब का डिटेल मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो में दिया हुआ है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें पता है जब भी असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन होता है उसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, और आप देखना कोई भी क्वेश्चन हो असर्शन और रीजनिंग का, ये ऑप्शंस सेम ही रहेंगे और इनका ऑर्डर भी सेम ही होगा, चेंज नहीं होगा। वाओ, दैट इज अमेजिंग, इजंट इट? तो हमें ऑप्शंस के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रादर कोई भी चीज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अभी इसका अप्रोच क्या होता है, इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसके बारे में सोचते कैसे, वो समझते हैं। बहुत इजी है। पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ असर्शन लेना है, उसे चेक करना है क्या वो मैथमेटिकली सही है या गलत है, वेदर इट इज मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स। देन चेक द स्टेटमेंट ऑफ रीजन एंड ये समझ लो कि वो मैथमेटिकली सही है या गलत है। और अगर दोनों भी हमें सही मिला, मतलब दोनों भी अगर हमें ट्रू मिला, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम ए और बी। एंड अगर दोनों में से एक भी फॉल्स रहा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम सी और डी, राइट? सो दैट्स अ सिंपल मेथड। सो you'll say किस लिए रुके हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। एंड नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। अभी यहां पे दिया क्या है? इट सेज दैट इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस हमें दी गई है और वो दिया है 176 सेंटीमीटर। सो अगर सर्कमफ्रेंस 176 सेंटीमीटर है, इट सेज दैट देन द रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस 28 सेंटीमीटर मिलेगा। तो हमें ये चेक करना है क्या ये रेडियस 28 सेंटीमीटर मिलेगा। अगर मिला मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं मिला मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप बोलोगे सर्कमफ्रेंस को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं रेडियस। यस, बिकॉज हमें पता है सर्कमफ्रेंस इज नथिंग बट इट इज 2 पाई आर। सो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू 176, राइट? So अब बोलोगे 2 would remain as 2, the value of pi is nothing but not given, that means हम लेंगे 22/7 into r, हम वही तो फाइंड कर रहे हैं, and that is equal to 176, करेक्ट है? ओके,
सो अभी आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आर को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी सब को ट्रांसपोज कर देंगे दूसरे साइड पे. सो व्हाट डू वी गेट? 176 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, राइट. तो अभी इसका कैंसिलेशन कर सकते हैं, बहुत इजी है. 176 एंड 22 दोनों 11 से कैंसिल होता है, तो हम कर सकते हैं 11 1s 11 2s are 22, here 11 1s 11, 66, that means 11 6s are, wow, that's nice. Then it is 2 1s 2 8s 2 1s 2 4s, that means we get the radius is 28. हमें रेडियस 28 मिल गया, तो हम बोलेंगे यस, और रेडियस 28 ही दिया है, दैट मींस हम बोलेंगे ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इजंट इट? ना अभी मैं एक चीज और बताता हूं यहां पे. इस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स हमने ट्रू आइडेंटिफाई कर लिया, बट इसको ट्रू आइडेंटिफाई करना और एक तरीका था. अभी सोचिए, एक तरीके से हमने रेडियस फाइंड किया और बोला ओके रेडियस 28 है, इसलिए हमने बोला ये स्टेटमेंट सही है. अभी और एक तरीका जो है इसका, हमें रेडियस 28 दिया, हमें चेक करना रेडियस 28 सही है या गलत है, करेक्ट है. तो और हमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो हम और एक तरीके से भी तो सोच सकते हैं कि हम सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे, राइट, और उसमें रेडियस का वैल्यू जो दिया है 28 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर वो सॉल्व करके 176 आया, दैट मींस वो भी सही है. ये एक दूसरा तरीका ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो रेडियस दिया है वो सही है या गलत है. तो चलिए उस तरीके से भी अगर आप सॉल्व करते तो आप सर्कमफ्रेंस फाइंड करते, विच इज नथिंग बट 2 पाई आर, विच इज नथिंग बट 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते. सो 7 1s 7 4s, सो व्हाट डू वी गेट? 22 into 2 is 44, 44 into 4 is nothing but 176. उस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते थे. सो तरीका सोचिए, दिस इज हाउ यू कैन थिंक. इसलिए जो ये टाइप के सम्स होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, राइट. तो ये समझ गया ये ट्रू है, राइट है. तो आप रेडियस फाइंड करके आइडेंटिफाई कर लीजिए, या तो रेडियस को सब्स्टिट्यूट कीजिए सर्कमफ्रेंस में और देखिए उस रेडियस से सर्कमफ्रेंस 176 आता है क्या? आ गया. अगर नहीं आता तो हम बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, isn't it? So I just taught you the approach, अलग अलग तरीका जो है सोचने का वो सिखा रहा हूं. तो हमें एक समझ गया स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ट्रू है. तो चलिए अब देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ रीजन. वो क्या है? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई इनटू रेडियस. यू विल से यस दैट्स अ फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस. यस, दैट मींस ये स्टेटमेंट आप बोलोगे ट्रू है. वेरी गुड. दैट मींस हम क्या बोल रहे हैं यहां पे हमें यह पता चला कि जो स्टेटमेंट ऑफ असर्शन है वो ट्रू है, जो स्टेटमेंट ऑफ रीजन है वो भी ट्रू है. ना स्टेटमेंट ऑफ असर्शन भी सही है, स्टेटमेंट ऑफ रीजन भी सही है, और अगर दोनों सही है तो हमें यह देखना है कि क्या वो रीजन उस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ना आप देखोगे हमने सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था और हमने रेडियस फाइंड किया, तो हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज किया था 2 पाई आर, राइट, और वही तो रीजन में दिया. दैट मींस इज दिस रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट असर्शन? यू विल से यस, आप बोलोगे हाँ ये रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. दैट मींस असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. दैट मींस हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए. नाउ वाज़न्ट दैट इजी? वेरी 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 सिंपल, राइट. तो आपको समझ ही गया ये असर्शन एंड रीजनिंग कैसे सॉल्व करते हैं. तो चलिए अगर आपको इतना ही इजी लगा है और एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा और मजबूती हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट पे, राइट. तो अभी ये नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग का. तो चलिए हमें स्टेप्स तो पता है, अप्रोच तो पता है, पहले हमें क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ असर्शन देखना है. तो चलिए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन देखते हैं. व्हाट डज इट से? इट सेज दैट इफ अ वायर, right, what does it say? It says if a wire of length 22 centimeter is bent in the shape of a circle, that means एक वायर है जिसकी लंबाई दी गई है 22 सेंटीमीटर, it is bent to form a circle, then the area of the circle so formed is 40 centimeter square. Okay, अब मुझे बताइए लेंथ ऑफ द वायर दी गई है 22 सेंटीमीटर, उसको बेंड करके हमने उससे सर्कल बनाया, तो सर्कल की बाउंड्री मतलब सर्कल का जो लेंथ है, इन अदर वर्ड सर्कल का लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस. सो सर्कमफ्रेंस कितना हुआ?
सर्कमफ्रेंस वही है जो लेंथ ऑफ द वायर है। दैट मींस हम क्या बोल रहे हैं कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर, दैट मींस सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड, करेक्ट है। दैट मींस हमें ये पता है कि सर्कमफ्रेंस, इन शॉर्ट अगर मैं उसको सी लिखूं तो मैं बता सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। अब याद रखना ये स्टेप्स आपको लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं। आपको एग्जामिनेशन में तो कुछ कैलकुलेशन करके जस्ट देखना है, बिकॉज हमें तो सिर्फ स्टेप्स यूज करके ये जो है हम कैलकुलेशन करेंगे रफ में, और सिर्फ वो करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। जो स्टेप्स लिखने वाले हैं उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है, सो लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, रिमेंबर दिस, ओके। सो हमें बोला है इन दिस केस अगर सर्कमफ्रेंस आपको 22 सेंटीमीटर मिल रहा है तो हमें एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब जो सर्कल फॉर्म हुआ है उस सर्कल का एरिया हमें मिलेगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जब हम एरिया की बात करते हैं, व्हेन वी आर सेइंग एरिया, तो आप बोलोगे एरिया का फॉर्मूला तो है पाई आर स्क्वायर। दैट मींस अगर एरिया फाइंड करना है तो मुझे रेडियस चाहिए, बट रेडियस दिया है क्या? नहीं, बट रेडियस फाइंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिकॉज हमें सर्कमफ्रेंस दिया गया है और हमें पता है सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू 22। तो क्या हम इससे रेडियस फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। And once we get that radius, we can substitute and find the value of the area of the circle. और चेक करेंगे 40 आता है क्या। तो चलिए पहला रेडियस फाइंड कर लेते हैं। सो इट इज 2 इंटू 22/7 इंटू आर, राइट। हमें आर पता नहीं है, हम वही फाइंड कर रहे हैं, तो अभी आर को वैसे ही रखेंगे। सो विल कीप आर एज इट इज, देन 22 इज देयर, 7 यहां से वहां चला जाएगा, ऑन द अदर साइड इट विल बिकम into 7 in the numerator there, and 2 into 22 will go in the denominator there, so we'll get 2 into 22. अब इसका कैंसिलेशन बहुत इजी है, राइट है, 22 and 22 will get cancelled. Any other cancellation possible? No. That means आप बोलोगे हमें रेडियस मिलता है 7/2. ब्यूटिफुल, हमें रेडियस मिल गई। अब रेडियस क्यों फाइंड किया हमने? सो दैट हमें एरिया में यूज कर पाए, हम एरिया फाइंड कर पाए। तो चलिए करते हैं। सो एरिया इज नथिंग बट 22/7, दैट्स द वैल्यू ऑफ पाई, इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन 7/2 इंटू 7/2, ऐसा मिल गया। तो चलिए इसमें कैंसिलेशन देखते हैं। आप एक्साइटेड हो? बहुत इजी है, बिकॉज 7 and 7 वुड गेट कैंसल्ड, करेक्ट। 2 1s are 2 11s are, any other thing which is getting cancelled, और कोई कैंसिलेशन पॉसिबल है? नहीं है। तो न्यूमरेटर में क्या है? 11 into 7, that is nothing but 77. ओके, डिनोमिनेटर में क्या है? 2, ओके, 77/2, 77/2, 40 तो नहीं आएगा, 80/2 रहता तो 40 आता, 77/2। ये डिवीजन आपने नहीं भी किया तो भी आपको समझ गया कि एरिया 40 नहीं आएगा। मतलब हमें समझ गया कि जो स्टेटमेंट है ऑफ असर्शन है ये फॉल्स है, और आपको अगर वो डिवीजन आता है तो आपको समझ सकते हैं, बिकॉज ये तो हमारे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने अगर नहीं भी लिखा तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम स्टेप्स तो नहीं लिख रहे हैं, हम तो सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो हमें समझ गया कि ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज एरिया 40 नहीं आता है। दैट मीन्स द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉल्स, ओके। तो चलिए अब देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ रीजन। लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ रीजन। व्हाट डज इट से? इट सेज दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। इट इज कनेक्टेड टू द सेम स्टेटमेंट ऑफ असर्शन में जो दिया था, लेंथ ऑफ द वायर इज नथिंग बट इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। यू विल से हाँ ये तो सही है, तो दैट मींस यू आर सेइंग दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट। सो दैट मींस हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला इस क्वेश्चन में दैट यहां पे असर्शन जो है वो फॉल्स है और जो रीजन है वो ट्रू है। और मैंने कहा है, हमें पता है दैट व्हेनेवर एनी वन ऑफ दिस इज फॉल्स, दैट मींस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम सी और डी। ओके, सी में क्या दिया? चेक कीजिए, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नहीं, वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट चेक किया, डी, व्हाट इज दैट? assertion is false but the reason is true. Yes, यहां पे assertion false है और reason true है। That means हमारा correct option है option number D, और हमें मिल गया। Now wasn't this easy? And this is from the topic surface areas and volumes. अब आप बोलोगे ये टॉपिक में तो सब फॉर्मूलाज ही हैं। हाँ फॉर्मूलाज है, तो वो फॉर्मूलाज आना बहुत जरूरी है और उसको अप्लाई कैसे करना है वो समझना बहुत जरूरी, जो आपने पूरे चैप्टर में किया ही होगा, राइट। तो आपको फॉर्मूलाज आते हैं, उसके एप्लीकेशन भी आते हैं। ओके, असर्शन एंड रीजनिंग, इसको कैसे सॉल्व करते हैं?
ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, और मैंने एक पूरा वीडियो किया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वाला, जिसमें मैंने क्लियरली बताया कि असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसे कैसे सॉल्व करना है, और ये कितना इजी है और कितना स्कोरिंग है, राइट। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग का, फ्रॉम द टॉपिक सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, जब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं, एक तरीका है, देयर इज वन टेक्निक व्हिच आई हैव ऑलवेज सेड। व्हाट इज अप्रोच इज वेरी सिंपल। हमें पहले असर्शन का स्टेटमेंट देखना है, उसको चेक करना है वेदर इट इज मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स। देन हमें रीजन का स्टेटमेंट चेक करना है टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स। अगर दोनों ट्रू हो तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम ए और बी, एंड अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो देन आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी फ्रॉम सी और डी, राइट। और एक चीज हमें पता है, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन में इट्स एन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो 4 ऑप्शंस है और ये चारों ऑप्शंस सेम ही होते हैं हमेशा, और इसका ऑर्डर भी चेंज नहीं होता है, राइट। कितने भी सम्स आप कर लो यही ऑप्शंस रहेंगे और इसका ऑर्डर भी सेम रहेगा। दैट मींस ऑप्शंस की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। रादर मैं बोलूंगा किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। तो चलिए हम फर्स्ट स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, असर्शन का स्टेटमेंट देखते हैं। ओके, असर्शन के स्टेटमेंट में क्या बोला, इन अ राइट सर्कुलर कोन। ओके, सो दे यू हैव अ कोन ना। ये जो मैंने फिगर यहां पे रखा है ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, आपको समझने के लिए, बिकॉज मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं इसलिए। क्या एग्जाम में आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। कोई कैलकुलेशंस अगर रहेगा तो वो करके देखना है हमें रफ में, बट इसके लिए कोई स्टेप्स नहीं लिखना है, बिकॉज यहां पे सिर्फ करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए मार्क्स है, स्टेप्स लिखने के लिए नहीं है, फॉर्मुलाज लिखने के लिए नहीं, ये ध्यान में रख। ओके, सो इट सेज इन अ राइट सर्कुलर कोन। सो हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है। द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। क्रॉस सेक्शन दैट मींस हम क्रॉस सेक्शन कर सकते हैं, क्रॉस में से कट कर सकते हैं। दो तरीका है, एक हम पैरेलल टू द बेस कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकल कर सकते हैं। यहां पे क्या बोला है, द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। सो पैरेलल टू द बेस, बेस को पैरेलल रख के अगर मैं क्रॉस यहां पे सेक्शन करूं तो इसे वो जो क्रॉस सेक्शन होगा वो एक सर्कल होगा। चेक करते हैं, अभी इसको ऐसा कट, या अभी चेक कीजिए, व्हाट इज दैट क्रॉस सेक्शन? दैट क्रॉस सेक्शन यू कैन सी दैट्स अ सर्कल, एंड दैट मीन्स हम बोलेंगे ये तो स्टेटमेंट ऑफ असर्शन जो है ये तो बहुत बहुत इजी था, एंड वी नो दिस इज ट्रू एंड वी आर करेक्ट। वेरी गुड, ये समझ आ गया तो हम लोग ये तो बहुत इजी था। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू सी द स्टेटमेंट ऑफ रीजन। तो चलिए स्टेटमेंट ऑफ रीजन देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इट सेज दैट इफ द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, दैट मींस यहां पे हम बात कर रहे हैं सॉलिड हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर है, ओके, स्फीयर का आधा, और ये सॉलिड है मतलब पूरा भरा हुआ है, राइट। इसमें दो सरफेसेस, एक कर्व्ड है और एक प्लेन सरफेस है, याद रखना। ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इस सॉलिड हेमिस्फीयर का, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्या दिया इसके बारे में, आर न्यूमेरिकली इक्वल। अभी ये समझे न्यूमेरिकली वर्ड क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्या ये कॉन्सेप्चुअली सेम हो सकते हैं? वॉल्यूम अलग है, राइट। वॉल्यूम वी आर टॉकिंग अबाउट द, यस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस देयर, एंड एरिया इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दैट सरफेस। सो दैट मींस दोनों कॉन्सेप्चुअली सेम नहीं है, हो भी नहीं सकते, दोनों अलग अलग चीजें, राइट है। बट उन्होंने बोला इनके जो वैल्यूज है ये दिया है कि न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब जो वॉल्यूम मिला और जो सरफेस एरिया मिला वो न्यूमेरिकली नंबर वाइज इक्वल है। ओके, देन द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 9 यूनिट्स। बोला अगर ऐसा हो तो उस केस में हमें इस हेमिस्फीयर का डायमीटर मिलेगा 9। तो बोलोगे डायमीटर कभी मिलेगा अगर रेडियस मिला तो? दैट मींस हमें जो ये कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन से हमें ये फाइंड करना है कि क्या हमें डायमीटर 9 मिलता है। अगर 9 मिला मतलब ये मैथमेटिकली सही है, अगर नहीं मिला मतलब ये मैथमेटिकली फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट जो अभी कंडीशन दिया है वो कंडीशन क्या है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर आर इक्वल। ओके, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, राइट, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर,
वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हेमिस्फीयर का? वी नो इट इज 2/3 पाई आर क्यूब, इजंट इट? यस, सो तो चलिए हम लिखते हैं यहां पे 2/3 पाई आर क्यूब। ये जो है इट इज इक्वल टू, न्यूमेरिकली इसका जो वैल्यू है उन्होंने बोला इट इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। अब इस सॉलिड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या है? यहां पे याद रखना दो सरफेस है, सो सरफेस एरिया मतलब इस सॉलिड का, इस सॉलिड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, दैट मींस इट इज नथिंग बट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। एंड व्हाट इज दैट? वी नो द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज नथिंग बट 3 पाई आर स्क्वायर। ब्यूटीफुल, चलिए लिखते हैं। सो 3 पाई आर स्क्वायर लिख लिया। सो याद रखना न्यूमेरिकली ये दोनों इक्वल है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड हेमिस्फीयर। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हमें रेडियस मिलता है, और अगर रेडियस मिला तो हमें उससे डायमीटर फाइंड करना है। ओके, और अगर डायमीटर हमें 9 मिला तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलिए, हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है, हमारा पाथ बहुत क्लियर है, हमें किसी भी तरीके से रेडियस फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आप बोलोगे पाई लेफ्ट हैंड साइड में भी है, पाई राइट हैंड साइड में भी है, बिकॉज एक तरह से पाई अगर मैं उस तरफ लेके जाऊं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करूं तो कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस वन थिंग वी कैन से, पाई पाई बाय बाय, पाई एंड पाई गेट्स कैंसल्ड। ओके, व्हाट एल्स? अभी कुछ ओके, आप बोलोगे यहां पे क्या बचा हुआ है? इट इज नथिंग बट 2/3 आर क्यूब इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। नाउ ये जो आर स्क्वायर है इंटू आर स्क्वायर को अगर मैं वहां पे ट्रांसपोज करूं तो क्या मिलेगा? आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। सो आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर मतलब क्या हुआ? दैट मींस आर स्क्वायर, राइट? आर क्यूब मतलब इट इज आर स्क्वायर इंटू आर, तो वहां का आर स्क्वायर और डिनोमिनेटर का आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट है? तो ये स्टेप दिखाने, रादर हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हमें समझने के लिए, हमें तो दिखाना नहीं है। दैट मींस आप बोलोगे यहां का जो आर स्क्वायर है और यहां पे जो आर स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट मींस हमें मिलेगा क्या? 2/3 आर इज इक्वल टू 3, और हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स को हम नेक्स्ट राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? सो आप बोलोगे आर इज इक्वल टू 3, डिनोमिनेटर से 3 यहां पे आ जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन इंटू 2 वहां से इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दैट मींस हमें क्या मिलेगा? आर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट इज 9, सो 9/2। सो हमें आर की वैल्यू मिली 9/2। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? हमें देखना है डायमीटर। तो आप बोलोगे डायमीटर तो बहुत इजी है, डायमीटर इन अदर वर्ड्स अगर मैं डी पकड़ू उसको, सो डी इज नथिंग बट इट इज 2 इंटू आर, दैट इज नथिंग बट इट इज 2 इंटू 9/2। अभी आप बोलोगे सर 2 and 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया? दैट मींस हमें डी की वैल्यू मिली 9 यूनिट्स मिल गई, और वही तो दिया है। दैट मींस हम बोल रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ रीजन, ये भी ट्रू है। क्या बात है, इजी था, बट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, राइट? ये जो कैलकुलेशंस मैंने किए ये हम रफ में करके चेक कर सकते हैं। तो आप बोलोगे ये तो बहुत इजी था। दैट मींस हमें इस क्वेश्चन में पता क्या चला? हमें ये पता चला कि जो असर्शन है वो ट्रू है, जो रीजन है वो भी ट्रू है, और हमें पता है अगर हमारा assertion and reason, if our reason and assertion both are true, then we know that our correct option is from A or B. Yes, A और B में से हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट? ओके, अभी मुझे ये बताइए, ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है? हमें ये देखना पड़ता है, we have to see whether that reason is the exact explanation or the correct explanation for that assertion. Now, अब देखोगे रीजन का assertion से कोई कनेक्शन ही नहीं है. That means there is no connection between the reason and the assertion. Both are individually true, but reason उस assertion का explanation है ही नहीं, कुछ connection ही नहीं है. That means you will say here the correct option has to be B. Check कीजिए, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. That means हम बोलेंगे यहाँ पे correct option है option number B. So wasn't that easy? Very, very easy, right? It is a question of assertion and reasoning from the topic
सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो आप बोलोगे हाँ ये टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है टॉपिक, इजंट इट? आप सबको पता ही होगा, सिर्फ हमें फॉर्मूलाज आने चाहिए एंड इसका एप्लीकेशन समझना चाहिए, जो हमने पूरे चैप्टर में किया हुआ है, आपने किया हुआ है साल भर में, तो आपको ये पता है, राइट? सो अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? आप बोलोगे असर्शन एंड रीजनिंग, ये तो हमें पता है और मैंने डिस्कस भी किया है। अगर नहीं याद है तो प्लीज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो वीडियो मैंने जहां पे किया है उसको जरूर देखिए, उससे सब पता चल जाएगा कि असर्शन एंड रीजनिंग क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व करना है। तो अभी एक चीज तो हम सबको पता है, जब भी असर्शन एंड रीजनिंग होता है इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ओके, इसके लिए 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, असर्शन एंड रीजन। तो कैसे सॉल्व करना है, कैसे करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है? एक बात है, ऑप्शन के बारे में हमें पता है कि यही ऑप्शंस होते हैं, इसका ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता। That means option will remain the same and the order also remains the same. That means we need not worry about the options. Okay? So approach क्या है, स्टार्ट कैसे करना है? बहुत इजी है। फर्स्ट हमें assertion का स्टेटमेंट पिक करना है, उसे देखना है whether it is mathematically true or false। उसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ रीजन देखना है, उसके साथ भी सेम करना है, मतलब वी हैव टू चेक वेदर इट इज मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स, ये हम करेंगे। और उसके बाद अगर दोनों ट्रू रहा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम ए और बी। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स रहा, इफ एनी वन इज फॉल्स, देन आवर करेक्ट ऑप्शन, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम सी और डी। ओके, इजी। दैट मींस आप बोलोगे चलिए पहला स्टेप तो करते हैं, दैट मींस लेट्स चेक द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। ओके, स्टेटमेंट ऑफ असर्शन में क्या दिया है? इट सेज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ओके, यहां पे हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं और इसके टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, हम जैसे ही बोलते हैं हमें फॉर्मूला याद आना चाहिए। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर? इट इज 2 पाई आर इनटू ब्रैकेट आर प्लस एच। ओके, इनटू ब्रैकेट हम आर प्लस एच लिखे या एच प्लस आर लिखे, इट इज वन एंड द सेम। ओके, सो दैट इज द फॉर्मूला। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्होंने बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हैविंग अ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ 14 सेंटीमीटर। ओके, हमें इससे ये समझ गया, हमें आर की वैल्यू दी गई है और आर की वैल्यू दी गई है कितनी? इट इज 14, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ आर इज 14। ओके, देन दे से हाइट इज 30, दैट मींस हमें एच की वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर। ये 2 वैल्यूज हमें दी गई है, आर की वैल्यू है और एच की वैल्यू। ओके, दे सेइंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर having radius 14 centimeter and height 30 centimeter is 3872 centimeter square. That means ये बोल रहे हैं that हमें रेडियस दी गई है 14, हाइट दी गई है 30, इन दोनों को यूज करके जब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं इस सिलेंडर का, वो हमें मिलेगा 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। That means what are we supposed to do? We are supposed to find the total surface area of the cylinder and check, are we getting it as 3872? If we get it as 3872, that means the statement is true. If not, that means the statement is false. So आप बोलोगे तो बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ टोटल सरफेस एरिया फाइंड। ओके, टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। याद रखना फॉर्मूलाज लिखना नहीं है, हमें सिर्फ स्टेप्स भी नहीं लिखने, हमें सिर्फ कैलकुलेशन चेक करना है। तो यहां पे टाइम बिंग के लिए मैं टोटल सरफेस एरिया डिनोट करता हूं TSA। याद रखना ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, आपको लिखना तो है ही नहीं। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ओके, वी नो इट इज नथिंग बट 2 पाई आर इनटू ब्रैकेट आर प्लस एच। करेक्ट? ओके, हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर is 2 pi r into bracket r plus h. Okay, so हम सबस्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 would remain as 2, पाई की वैल्यू नहीं है, मतलब हम क्या लेंगे 22/7। तो चलिए लिखते हैं वहां पे 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 14, तो लिखते हैं 14 इंटू ब्रैकेट आर प्लस एच, दैट मीन्स 14 प्लस एच की वैल्यू है 30। वेरी गुड, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। नाउ व्हाट डू वी गेट? आप बोलोगे कैंसिलेशन करते हैं, 7 1s 7 2s, ब्यूटीफुल। सो व्हाट डू वी गेट? ब्रैकेट के बाहर क्या है? 2 इंटू 22 इंटू 2, सो 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 2 आप बोलोगे 88। वेरी गुड,
सो 88 इंटू ब्रैकेट में क्या है 14 प्लस 30, व्हाट इज दैट, इट इज 44. सो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस. तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 88 इंटू 44, तो 88 इंटू 44, जस्ट लेट्स मल्टीप्लाई दिस, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. सो वी गेट 4 8s are 32, 3 कैरी, 4 8s are 32 plus 3 is 352. ब्यूटिफुल. देन अ 0, देन अगेन इट इज 88 इंटू 4 ना, सेम तो है, अभी तो किया, कितना है 352, तो सेम लिखिए 352. And now just add it up. What do we get? 2. 5 plus 2 is 7. 3 plus 5 is 8. And 3. What do we get? 3872. Wow. And that is what we got as the total surface area of a cylinder. And वही तो दिया है. That means हम बोलेंगे yes, ये statement true है. Wow. That was easy. That means we got this assertion to be true. Simple था. Very easy, right? ओके, इसे बहुत इजी था. तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. दैट मींस सीइंग द स्टेटमेंट ऑफ रीजन. अब रीजन में क्या दिया है चेक करते हैं. इट सेज दैट इफ आर, स्मॉल आर बी द रेडियस, ओके रेडियस दिया है स्मॉल आर, एंड स्मॉल एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ओके, सिलेंडर का रेडियस है स्मॉल आर, सिलेंडर का हाइट है स्मॉल एच. ओके, देन द टोटल सरफेस एरिया. ओके, अगर रेडियस आर है और हाइट एच है, सो टोटल सरफेस एरिया क्या है. टोटल सरफेस एरिया हमें पता है सिलेंडर में क्या होता है, इट इज अ कर्व सरफेस एरिया विच इज 2 pi r h. ओके, प्लस द एरिया ऑफ द टू सर्कुलर सरफेसेस, राइट. सो दैट मींस इट इज pi r square plus pi r square which is 2 pi r square. ओके, दैट मींस इन्होंने जो यहां पे दिया है वो एकदम सही है कि नहीं. 2 pi r h, दैट इज राइट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द टू सर्कल्स. अभी यही तो है, और यही तो है जो 2 pi r h प्लस 2 pi r स्क्वायर जो दिया है. इसी से तो हम लेते हैं 2 pi r कॉमन है. सो इनटू ब्रैकेट यहां पे क्या बचेगा h, दूसरे टर्म में क्या बचेगा प्लस r, एंड दैट इज हाउ यू गेट द फॉर्मूला. दैट मींस व्हाट दे हैव गिवन अस, जो उन्होंने यहां पे दिया है वो सही है. अब बोलोगे वाह ये तो ट्रू है. ओके, एक चीज यहां पे असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, करेक्ट है. एंड टेल मी, क्या ये रीजन उस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस, बिकॉज उस असर्शन में हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे थे सिलेंडर का, यही तो फॉर्मूला यूज किया था, तो यही तो रीजन है उसका. दैट मींस हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में असर्शन इज ट्रू, रीजन is true, and this reason is the correct explanation for this assertion. That means which option is correct? It is option number A. That's the option A. Check कीजिए क्या है option A. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of that assertion. That means ये सही था, एकदम easy था. Wasn't this easy? Wasn't this interesting? You'll say, wow, ये तो बहुत मस्त था. This is nothing but the topic surface areas and volumes. और जैसे ही हम ये टॉपिक की बात करते हैं आप बोलोगे अरे इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं. यस, तो फॉर्मूलाज आने चाहिए, ये फॉर्मूलाज के एप्लीकेशन आने चाहिए, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते. अभी आपको पता है जब हम असर्शन एंड रीजनिंग की बात करते हैं तो हमारे पास हमेशा 4 ऑप्शंस होते हैं, राइट. और ये 4 ऑप्शंस हमें पता है कि सेम होते हैं और इनका ऑर्डर भी सेम होता है. ऑर्डर ऑल्सो रिमेन्स द सेम. दैट मीन्स इट डजंट चेंज. That means it's so easy, isn't it? So no, do not worry about the options at all, right? Okay. हाँ, अभी इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात किया है, right? In the video where I've done competency based questions. So जरूर देखिए उस वीडियो को, आपको डिटेल में पता चलेगा इन क्वेश्चंस के बारे में. अब जब भी हम assertion and reasoning का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम स्टार्ट कैसे करते हैं? It's very easy. First we pick up the statement of assertion. चेक करेंगे whether it is mathematically true or false. Then see the statement of reason. चेक करेंगे whether it is mathematically true or false. और अगर दोनों true हुआ, that means हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा from A और B. दोनों में से अगर एक भी false हुआ, so हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा from C और D. Right? This is simple. This is what you need to know. So अब किस लिए रुके? चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप. And the first step is nothing but let's see the statement of assertion. ओके, असर्शन के स्टेटमेंट में क्या दिया? दे आर सेइंग इफ द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन, फ्रस्ट्रम की बात कर रहे हैं, ऑफ अ कोन
इसकी स्लैंट हाइट हम डिनोट करते हैं एल, ओके, इज 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हम बोलेंगे चलो हमें एल की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर। और याद रखना जब हम असर्शन एंड रीजनिंग के सम सॉल्व करते हैं हमें स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलाज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ कुछ कैलकुलेशन करने और रफ में करके देख सकते हैं, बिकॉज यहां पे ये स्टेप्स के लिए फॉर्मूलाज के लिए मार्क्स नहीं है, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, ओके। सो हमें एल की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर एंड दिस एंड द डिफरेंस, ओके, डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई, ओके, दो रेडियस के बीच में डिफरेंस, राइट, ओके। कौन से रेडियाई ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स, ओके, हमें पता है जब हम फ्रस्टम की बात करते हैं सो देयर इज अ सर्कुलर टॉप एंड देयर इज अ सर्कुलर बेस, राइट। और याद रखना दोनों डिफरेंट है, एक बड़ा है और एक छोटा है। सो एक का रेडियस हमें पता है, हम बड़े रेडियस को लेते हैं कैपिटल आर और छोटे रेडियस को लेते हैं स्मॉल आर। इन्होंने यहां पे दिया है द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई is 4 centimeter. That means we know that capital R minus small r is given as 4 centimeter. वाओ, ये इंफॉर्मेशन दिया है तो हमें ये समझ गए। तो L की वैल्यू दी है एंड कैपिटल R माइनस स्मॉल r दी गई है। सो देन दे आर सेइंग इन दिस केस द हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 3 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो हमें हाइट ऑफ द फ्रस्टम मिलेगा 3 सेंटीमीटर। तो हमें पता है L दी गई है, डिफरेंस बिटवीन द रेडियस दिया गया है, तो हम हाइट फाइंड कर सकते हैं बिकॉज देयर इज अ रिलेशन। याद है ना, हमें वो रिलेशन पता है। यस यस, एवरीबॉडी नोज दैट रिलेशन, राइट। व्हाट इज द रिलेशन? वी नो दैट, राइट, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर द होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द एल, एच एंड द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई, राइट। इनके बीच में जो रिलेशन है दैट इज गिवन फॉर अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, दैट इज बाय दिस फॉर्मूला। वी नो दैट, करेक्ट है, ये हमें पता है। सो इन दैट केस आप बोलोगे हमें एल की वैल्यू दी गई है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर पता है, तो हम एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एल की वैल्यू कितनी है? 5। सो वी राइट देयर 5 स्क्वायर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज नथिंग बट 4, सो वी राइट 4 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16 और वो प्लस 16 को अगर हम उस तरफ ट्रांसपोज करें वो आ जाएगा -16 एंड दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर। दैट मींस वी गेट 9 इज इक्वल टू एच स्क्वायर एंड दैट मींस वी गेट h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड दैट इज नथिंग बट 3। सो हमें h की वैल्यू 3 मिलेगी नहीं, और वो बोल रहे हैं यस h की वैल्यू 3 आती है। We happen to get the value of h as 3. Wow, that is so interesting. So मिल गया, that means हमें h की वैल्यू मिल गई और वही दिया है। That means we are saying that this statement of assertion is true. Now wasn't that easy? Very simple. So हमने assertion का statement देख लिया और हमें पता चला ये true है। तो चलिए अभी जाते हैं statement of reason पे। That's the second step. What is that? It says that the slant height of the frustum of a cone, okay, frustum of a cone की बात कर रहे हैं और उसका slant height is given by, okay, this is given by the formula L. Yes, that slant height we take it as L is equal to under root of capital R minus small r the whole square plus h square. आप बोलोगे हाँ ये तो वही फॉर्मूला है, right now, because yes, just now we did that L square is equal to capital R minus small r the whole square plus h square, isn't it? So obviously L square is equal to this much. So what is L? It is nothing but taking square root on both sides, and that is how we get L is equal to under root of capital R minus small r the whole square plus h square. तो वही तो है। तो आप बोलोगे ये तो सही है, this is mathematically true. That means we got the statement of reason to be true. But अगर assertion and reason दोनों true है, ये चेक कर लीजिए क्या ये reason उस assertion का exact या correct explanation था? हाँ, because हम h की वैल्यू फाइंड कर पाए यही फॉर्मूला यूज करके। दैट मीन्स हमें यहां पे ये पता चल गया इस क्वेश्चन में दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज ट्रू, this statement of reason is true,
And this reason is the correct explanation. It is the exact explanation for this assertion, isn't it? That means our correct option is option number A. Option A, isn't it? Check कीजिए. Yes, both assertion and reasoning are true, and reason is a correct explanation of the assertion. That means आप बोलोगे wow, और हमें correct option मिल गया. Wasn't that easy? और हम सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कौन सा है ये? असर्शन एंड रीजनिंग का, फ्रॉम द टॉपिक सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. जैसे ही हम टॉपिक की बात करते हैं, इस टॉपिक की बात करते हैं, तो आपको पता चल गया इस टॉपिक में तो ढेर सारे फॉर्मूलाज हैं. तो हमें पता है फॉर्मूलाज आने चाहिए और उसका एप्लीकेशन आना चाहिए. अगर वो आ गया तो इस तरीके के क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट ना. और असर्शन एंड रीजनिंग क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका कंप्लीट एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये मैंने डिटेल में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किया है, इस वीडियो में बताया है. तो जरूर इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा. ओके, अब जब भी ये क्वेश्चन आता है असर्शन एंड रीजनिंग का, हमें पता है हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, और ये 4 ऑप्शंस जो होते हैं हमेशा सेम होता है, और इनके ऑर्डर भी सेम ही होते हैं, मतलब ये बिल्कुल चेंज नहीं होते. तो आप बोलोगे वाओ, दैट मींस हमें ऑप्शंस के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. ओके, उसमें से करेक्ट सेलेक्ट करना. उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे पहला चीज होता है वी हैव टू चेक द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन, और ये देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ट्रू है या फॉल्स है मैथमेटिकली. एंड देन वी हैव टू चेक द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, और ये देखना है क्या वो मैथमेटिकली सही है या गलत है. और अगर दोनों भी ट्रू हुए, देन आवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी फ्रॉम ए और बी. यस, एंड अगर दोनों में से एक भी गलत हुआ, मतलब एक भी अगर फॉल्स हुआ, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम सी और डी. राइट, दैट्स द अप्रोच. वेरी सिंपल, इजंट इट? समझ गए ये? ओके, अगर ये समझ गए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना. एंड लेट्स गो टू द फर्स्ट स्टेप. व्हाट इज दैट? लेट्स चेक द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन. क्या दिया? इफ द हाइट ऑफ अ कोन इज 24 सेंटीमीटर. ओके, हम यहां पे कोन की बात कर रहे हैं और इसका हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर. हाइट को चलिए हम हमारे रेफरेंस के लिए डिनोट करते हैं स्मॉल h से. सो वी आर सेइंग दैट वी हैव h इज इक्वल टू 24. ओके, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस. ओके, डायमीटर दिया गया है 14. अगर डायमीटर दिया है मतलब उससे रेडियस मिलेगा. रेडियस कितना होगा? इसका हाफ, मतलब 7. दैट मींस वील से r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ओके, r दिया है, h दिया है, उन्होंने बोला है देन द स्लैंट हाइट मतलब l इज 25 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें चेक करना है l 25 आता है या नहीं आता. तो L फाइंड करना पड़ेगा, राइट. रिमेंबर, मैंने जो लिखा है R और H की वैल्यू, आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो ये सब लिखना नहीं है. जो कैलकुलेशन करना है वो रफ में करके देखिए, बिकॉज यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन लिखने के लिए, फॉर्मूला लिखने के लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिल रहा है. आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन जो सेलेक्ट करना है उसके लिए मार्क्स मिल रहा है, ये ध्यान में रखिए. ओके, तो अभी आप बोलोगे R दिए, H दिए और हमें L फाइंड करना है, दैट इज द स्लैंट हाइट. कौन के लिए? यस, यू विल से इट्स वेरी इजी, वी नो दैट L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. ये रिलेशन है, ये यूज करेंगे. वेरी गुड. अभी L स्क्वायर वुड रिमेन एज इट इज, R की वैल्यू है 7, तो 7 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर मींस 24 स्क्वायर. ओके, दैट मींस वी गेट L स्क्वायर इज इक्वल टू 7 की स्क्वायर है 49 एंड 24 का स्क्वायर है 576. Superb. So what do we get? L square is equal to 49 plus 576. How much is that? Yes, it is nothing but 625. Okay, 625. L is equal to square root of 625. What is that? You'll say it is 25. So we get the value of L as 25 centimeter. That means we are saying that the slant height is 25. And वही तो दिया है. Isn't it? Yes, that means हम बोलेंगे ये जो स्टेटमेंट है assertion का, this is true. Wow, amazing. We got the statement of assertion to be true. Simple, isn't it? Okay, तो चलिए अब देखते हैं statement of reason. What is given? If r be the radius, okay, radius दी गई है small r, and h be the height of the cone, small h be the height of the cone. So cone का radius is small r, height means the perpendicular height is given as small h. Then the slant height. Okay, in that case, slant height
हमें पता है इन दैट केस स्लैंट हाइट क्या होता है, अगर एल लेते हैं इट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. यस दे आर सेइंग एल. ओके, एल स्क्वायर का वैल्यू इतना है, सो व्हाट इज एल? एल इज नथिंग बट यू विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो विल गेट एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r square plus h square, isn't it? And that is what is given here. That means ये सही है. That means you are saying this reason here is true. Okay, दोनों सही है, means assertion भी true है, reason भी true है. In that case, we just need to know, is this the correct explanation of that assertion? Yes? Yes, because हमने assertion में L की वैल्यू फाइंड की थी और वो L की वैल्यू हमने इसी फॉर्मूला से फाइंड की थी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और वही यहां पे दिया है. दैट मींस दिस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, exact explanation of that assertion, isn't it? Yes, that means हम बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में assertion is true, reason is true, and the reason is the exact explanation, correct explanation of A, isn't it? That means आप बोलोगे yes आप सही हो, option number A is the correct one. Yes, very simple, isn't it? That means ये बहुत बहुत easy था. तो हमने एक चीज देखा, जब भी हम इस टॉपिक का सम सॉल्व करते हैं या असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं, हमें पता क्या होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए वेरी सिंपल इज द फॉर्मूलाज, उसके एप्लीकेशन, और अगर वो स्ट्रांग रहे तो हम कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं. सो नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट? इस वीडियो से पहले मैंने और 3 वीडियोस किए थे इसी टॉपिक से, फ्रॉम द सेम क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज असर्शन और रीजनिंग. सो नाउ यू नो दिस. इसके अलावा और भी क्वेश्चंस होंगे, आप वो सॉल्व करते रहिए. कहीं पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो उस क्वेश्चन को भेजिए मुझे, मेल कीजिए ऑन द मेल आईडी मेंशन. आई विल रिवर्ट बैक टू यू विद द आंसर. मैं आपको आंसर के साथ रिवर्ट बैक करूंगा. So I want you to see more and more videos. Keep on watching the videos, keep on solving the question, get confident, and I know you'll do very well for your examination. And especially with this type of questions, you'll rock it, isn't it? So keep practicing it, and I'll see you in the next video. Till that, keep liking the video, share the video, and subscribe to my channel.